निहाल कुछ देर रुका और फिर जारी रखा, लेकिन बाद में पुराने चेयरमैन को यह डर था कि तुम दोनों के बीच इस विरासत को लेकर विवाद हो सकता है। आखिरकार इतनी बड़ी संपत्ति के सामने कोई भी सामान्य इंसान शांत नहीं रह सकता। इसलिए पुराने चेयरमैन ने एक तरीका सोचा जिससे दोनों को फायदा हो सके, यानी मिस्टर रुद्र को विरासत तो दी जाए, लेकिन एक शर्त पर कि उसे तुम्हारे साथ शादी करनी होगी और तुम्हें अपनी इच्छा से उसके साथ रहना होगा। इस प्रकार यह विरासत तुम दोनों की होगी और पति पत्नी के रूप में तुम्हारे बीच इस विरासत को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्या यह भी बलराम का नियम था कि रुद्र अपनी पहचान मुझसे ना छुपाए? प्रिया ने जल्दी से पूछा। हाँ, निहाल ने धीरे से कहा। पुराने चेयरमैन को यह डर था कि तुम मिस्टर रुद्र के साथ पैसे के लिए रहोगी, इसलिए उसने ये नियम लगाया था कि मिस्टर रुद्र की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार अगर तुम उसके साथ पैसे के लिए रहोगी तो ये पुराने चेयरमैन की मेहनत का अपमान होगा। समझ गई? प्रिया को अब ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। प्रिया को लगा कि निहाल का स्पष्टीकरण विश्वास करने योग्य था। तो जो महिला आज लीव में आई थी वो कौन थी? प्रिया थोड़ी देर रुकी और फिर सवाल किया। वह निखिलेश की छोटी बहन जयता थी। निहाल ने जवाब दिया। निखिलेश पुराने चेयरमैन का परपोता है। कानूनी रूप से निखिलेश ही पुराने चेयरमैन का एकमात्र उत्तराधिकारी था। हालांकि पुराने चेयरमैन का सिंह परिवार के साथ संबंध ठीक नहीं था, इसलिए उसने अपनी विरासत निखिलेश को नहीं दी, बल्कि मिस्टर रुद्र को दे दी। निखिलेश जानता था कि अगर रुद्र ने अपनी पहचान तुम्हारे सामने उजागर कर दी तो वो विरासत का हकदार नहीं रहेगा। निहाल ने धैर्यपूर्वक समझाया। समझ गई? प्रिया ने यह सुनकर गहरी सांस ली। मिस मेहरा, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है, निहाल ने अचानक कहा। क्या है? प्रिया थोड़ी चौंकी और उलझन में पूछी। अगले दिन सुबह 8 बजे मुंबई के केंद्र में एक विला में रुद्र सिंघानिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर बिस्तर से उठकर इस अत्यधिक शानदार बेडरूम को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक निराश मुस्कान आई। मुझे नहीं पता मैं यहां कितने समय तक रह पाऊंगा, रुद्र ने बेबस होकर आह भरी। फिर वो उठा और बाथरूम में जाकर ताजगी महसूस करने के लिए नहाने चला गया। वह इस समय का फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि अभी तक उसके पास विरासत को नियंत्रित करने का अधिकार था, तो उसने इसे पूरी तरह से जीने का मन बनाया। आखिरकार जब रुद्र ने विरासत को अपनाया था तो इसके अलावा कुछ और नहीं किया था। वो सिर्फ कुछ विला खरीदने तक सीमित था, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। इसलिए अब उसने और विला खरीदने का निर्णय लिया। भले ही निखिलेश और बाकी लोग उसे विरासत के अधिकार से वंचित कर दे, वो उन विला को बेचकर अच्छी तरह से जीवन जी सकता था। कुछ मिनटों बाद रुद्र नहाकर बाहर आया। बाथरूम से बाहर आने के बाद रुद्र ने अपना फोन निकाला और कविता का नंबर डायल किया। मिस्टर रुद्र, आपको मेरे पास कॉल करने का समय कैसे मिला? आप तो काफी समय से मुझसे संपर्क नहीं कर रहे थे। सोचा था कि आपने मुझे भूल ही लिया है, कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने देखा कि कॉल रुद्र का था तो वो खुशी से झूम उठी और जल्दी से बोली, कविता, क्या आपकी कंपनी ने हाल ही में कोई नई इमारतें बनाई हैं? मैं कुछ अपार्टमेंट्स खरीदने जा रहा हूं, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। रुद्र बेडरूम की अलमारी में गया और उन ब्रांडेड कपड़ों को देखा जिन्हें किसी ने उसके लिए तैयार किया था। उसने एक सूट निकाला और उसे पहनने के लिए तैयार होने लगा। हाँ, हमारी कंपनी ने हाल ही में एक नया विला समुदाय बनाया है। अगर मिस्टर रुद्र को इंटरेस्ट हो तो मैं आपको अब वहां ले जा सकती हूं, कविता ने उत्साह से जवाब दिया। विला बेचना इतना आसान नहीं होगा, है ना? रुद्र ने कुछ पल के लिए चौंकते हुए पूछा। मिस्टर रुद्र, क्या आप किसी निवेश के रूप में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं? कविता ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। मैं और कुछ विला खरीदने की योजना बना रहा हूं और भविष्य में जब कीमत बढ़ेगी तब इन्हें बेच दूंगा।
क्या आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं? रुद्र ने कपड़े बदलकर आईने में अपने आप को देखा और यह सुनिश्चित किया कि वह तैयार है। फिर संतुष्ट होकर बेडरूम से बाहर निकल पड़ा। हाँ, अगर आप एक छोटा अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास वह भी है। क्यों ना मैं अभी आपको वहां ले जाऊं? कविता ने प्रस्ताव दिया। इतना मुश्किल क्यों करना? बस मुझे शोरूम का पता भेज दो, मैं खुद ही वहां पहुंच जाऊंगा। रुद्र ने हल्के से कहा। ठीक है, मैं आपको शोरूम का पता भेज देती हूं। वहां आपका इंतजार करूंगी, कविता ने कहा। वो जानती थी कि उसका भाग्य अब चमकने वाला है और उसकी आवाज में उत्साह झलक रहा था। ठीक है, रुद्र ने जवाब दिया और फिर कॉल समाप्त कर दिया। कविता से कॉल खत्म करने के बाद रुद्र विला से बाहर निकला और एक टैक्सी रोकी। साहब, कहां जाना है? टैक्सी ड्राइवर ने आदरपूर्वक पूछा, क्योंकि उसने देखा कि रुद्र ब्रांडेड कपड़ों में था। जब रुद्र ने देखा कि टैक्सी ड्राइवर इतने आदर से बात कर रहा है तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। आखिरकार बहुत कम लोग उससे इतने सम्मान से बात करते थे। ब्रांडेड कपड़े पहनने का वाकई एक अलग ही एहसास था। रुद्र ने अपनी वर्साचे की सूट को देखा और हल्की आह भरी। फिर उसने ड्राइवर से कहा, साहब, मुझे पास के 4 शोरूम में ले जाइए, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। साहब, आप कौन सी कार खरीदेंगे? टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ी देर के लिए चौंकते हुए पूछा। जो ज्यादा महंगी हो वही ठीक रहेगी, रुद्र ने बिना सोचे जवाब दिया। ठीक है, समझ गया, ड्राइवर ने जल्दी से कहा और सीधा आगे बढ़ा। करीब 20 मिनट बाद टैक्सी एक फरारी डीलरशिप के सामने रुक गई। ड्राइवर ने सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, साहब, यहां की कारें आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया, फिर अपनी वॉलेट से कुछ नोट निकाले और ड्राइवर को दे दिए। इसके बाद वो बड़े ही शालीनता से शोरूम में प्रवेश कर गया। टैक्सी ड्राइवर ने नोटों को देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो कुछ पलों तक मुंह खुले खड़ा रहा, पर कुछ कह नहीं पाया। हालांकि उसने पहले भी कई अमीर लोगों को देखा था, लेकिन रुद्र जैसा आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। रुद्र जानता था कि ये पैसा शायद कुछ ही दिनों में उसका नहीं रहेगा, और शायद इसी वजह से वो आज जीने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो उसने सोचा, क्यों ना इनका उपयोग मेहनतकश लोगों के भले के लिए किया जाए। आखिरकार वो पहले इनमें से एक था। फेरारी डीलरशिप में प्रवेश करने के बाद एक आकर्षक लड़की, जिसने छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी, मुस्कुराते हुए रुद्र से बोली, साहब, आप किस कार में रुचि रखते हैं? इस समय रुद्र बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था और यह देखकर लड़की ने उसे बहुत आदर से संबोधित किया। जैसा कि कहा जाता है, कपड़े आदमी बनाते हैं। अगर आप अच्छे कपड़े पहने हो तो लोग स्वतः ही समझ जाते हैं कि आप अमीर हैं। अगर रुद्र पुराने और फटे कपड़े पहनकर आता तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते। यहां की सबसे महंगी कार कौन सी है? रुद्र ने सिर घुमाकर उस सुंदर लड़की से पूछा। लड़की थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर वह एक स्पोर्ट्स कार के सामने दौड़ी और कार के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। वो सेक्सी पोज में खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली, साहब, ये फेरारी F12 हमारे शोरूम की नवीनतम स्पोर्ट्स कार है। इसमें क्रांतिकारी और उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। कार में बहुत सा उपकरण विदेश से आयात किया गया है। लड़की ने उसे कार की विशेषताएं बताना शुरू किया। रुद्र को कारों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, बस उसे ऐसा दिखने वाला और महंगा लगने वाला चाहिए था। उसने फरारी की ओर इशारा किया और कहा, मुझे ये चाहिए। ये सुनकर लड़की चौंकी, फिर पूछा, साहब, क्या आप ये कार खरीदने के लिए कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। कोई समस्या है? रुद्र ने नाखुशी से पूछा। लड़की थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, यह फेरारी हमारी इस साल की नई मॉडल है। इसकी कीमत 15 मिलियन है, लेकिन हमारे शोरूम में एक प्रमोशन चल रहा है। हम आपको 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहले डिपॉजिट दे सकते हैं। क्यों?
कार के लिए डिपॉजिट देना। मुझे बस ये बताओ कि मुझे कितने पैसे देने होंगे ताकि मैं इसे ले जा सकूं। रुद्र ने घमंड से पूछा। 15 मिलियन नहीं, आप इसे 13 मिलियन में ले जा सकते हैं। लड़की घबराते हुए बोली। ठीक है, ये रहा मेरा कार्ड। रुद्र ने बिना समय बर्बाद किए अपना बैंक कार्ड निकाला और लड़की को दिया। लड़की ने कार हाथ में लिया और पूरी तरह से हैरान हो गई। वह जड़वत खड़ी रह गई, चेहरे पर हतप्रभता थी। उसने कार बिक्री में कई साल बिताए थे, लेकिन इस तरह के ग्राहक को पहली बार देखा था। क्या देख रही हो? जल्दी से कार्ड स्वाइप करो। रुद्र ने देखा कि लड़की स्तब्ध है तो उसे जल्दी से उकसाया। ठीक है, कृपया 1 मिनट रुको। लड़की कांपते हुए कार्ड लेकर सामने के डेस्क की ओर दौड़ी। रुद्र ने देखा कि सभी लोग हैरान हो रहे थे तो उसने हंसते हुए कहा, वाकई अमीर होना बहुत अच्छा है। फेरारी डीलरशिप में जब रुद्र ने अपना बैंक कार्ड सेल्स पर्सन से लिया तो वह जल्दी से वित्त कार्यालय की ओर दौड़ी और शक भरी नजर से कार्ड को वित्तीय कर्मचारी को दे दिया। कुछ मिनट बाद सभी को हैरानी हुई। रुद्र यहां किसी परेशानी के लिए नहीं आया था। उसके बैंक कार्ड में सचमुच इतनी राशि थी। बस कुछ ही मिनटों में एक स्पोर्ट्स कार जो 10 मिलियन से ज्यादा की कीमत की थी, रुद्र ने खरीद ली। कुछ समय तक सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जिसमें हैरानी भी थी। वे सच में नहीं समझ पा रहे थे कि ये युवा आदमी जो सामने खड़ा था, कौन सा अमीर व्यक्ति है जो इस तरह से खर्च कर रहा है। सेल्स पर्सन भी बहुत उत्साहित थी। आखिरकार वो 10 मिलियन की स्पोर्ट्स कार बेचने से 1 से ज्यादा कमीशन कमा सकती थी। ये उसके लिए एक बहुत अच्छा अवसर था। मिस्टर रुद्र, कृपया एक क्षण रुके, मैं अभी आपके लिए अनुबंध तैयार करने जाती हूं। सेल्स पर्सन ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा और हल्का झुकाव किया। यह पता नहीं था कि उसने ये जानबूझकर किया था या नहीं, लेकिन जब वह झुकी तो उसने अनजाने में या शायद जानबूझकर अपना सीना पूरा दिखा दिया, जो बेहद आकर्षक लग रहा था। लेकिन रुद्र इन चीजों का आनंद लेने के मूड में नहीं था। उसने बिना कोई भावना दिखाए कहा, अनुबंध को जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं वापस आकर आपसे अनुबंध पर साइन कर लूंगा। पहले मुझे कार की चाबियां दे दो, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। सेल्स पर्सन ये सुनकर कुछ क्षण के लिए चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने उलझन में पूछा, मिस्टर रुद्र, क्या आप अभी कार लेकर जा रहे हैं? हाँ, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। लेकिन आपकी कार का अभी तक लाइसेंस प्लेट नहीं है, आप इसे अभी नहीं चला सकते। सेल्स पर्सन जल्दी से रुद्र को रोकने के लिए आगे बढ़ी। पैसे से कोई समस्या हल नहीं हो सकती, रुद्र ने असामान्य रूप से दबंग लहजे में जवाब दिया। फिर उसने सेल्स पर्सन की ओर देखा और बोला, बातें मत करो, मैंने कार के लिए पैसे चुका दिए हैं, जल्दी से मुझे कार की चाबी दो। ठीक है, ठीक है। रुद्र का अडिग रवैया देखकर सेल्स पर्सन ने कुछ और नहीं कहा। वह जल्दी से कार की चाबी निकालकर रुद्र को दे दी। जब रुद्र ने कार की चाबी ली तो उसने और कुछ नहीं कहा। उसने कार का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गया। लेकिन जैसे ही रुद्र ने कार चालू करने का सोचा, सेल्स पर्सन अचानक फिर से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। वो झुककर कार की खिड़की के पास आई और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर रुद्र, क्या मैं आपको फेसबुक पर जोड़ सकती हूं? अगर भविष्य में आपको कुछ जरूरत हो तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि सेल्स पर्सन के शब्द सामान्य लग रहे थे, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति कुछ और ही संकेत दे रही थी। रुद्र जैसे अमीर लड़के पूरे शहर में कम ही होते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति उसके इशारे का मतलब समझ सकता था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद रुद्र ने सेल्स पर्सन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। उसने अपना फोन निकाला और उसे फेसबुक पर ऐड कर लिया। वैसे भी रुद्र जानता था कि विरासत का अधिकार उसे जल्दी ही खो देना है। उस समय शायद कोई भी महिला उसकी गोद में गिरने की पहल नहीं करेगी।
सेल्स पर्सन को फेसबुक पर जोड़ने के बाद रुद्र ने एक्सेलरेटर दबाया। स्पोर्ट्स कार ने एक खतरनाक आवाज निकाली, जैसे कोई जानवर दहाड़ रहा हो। फिर वह डीलरशिप से शानदार गति से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में अनगिनत लोग रुद्र के गायब होने वाली दिशा में हैरानी से देख रहे थे। आखिरकार उन्होंने कभी भी ऐसा अमीर उत्तराधिकारी नहीं देखा था, जो फेरारी डीलरशिप में कार खरीदना ऐसे कर रहा था जैसे हरे बाजार में सब्जी खरीद रहा हो। 10 मिनट से भी कम समय में वो 10 मिलियन की स्पोर्ट्स कार चलाकर जा चुका था। वो सच में बहुत हैंडसम है, सेल्स पर्सन ने रुद्र की पीठ को देखते हुए धीरे से कहा। उसकी आंखों में मोहब्बत और आकर्षण की चमक थी। इस क्षण में रुद्र ने सच में अमीर होने की खुशी महसूस की। जब हर चीज पैसों से मापी जा सकती हो, तो इंसान उसे पैसों से खरीद भी सकता है, और यही सबसे बड़ा सुख था। पहले हालांकि रुद्र भी बहुत अमीर था, लेकिन वो अपनी पहचान का खुलासा करने से डरता था। इसलिए वो बहुत कम ध्यान आकर्षित करता था। ज्यादातर वह कुछ विला खरीदता या मीना को ट्विच पर उपहार भेजता। अधिकतर समय रुद्र एक सामान्य व्यक्ति जैसा ही रहता। लेकिन अब रुद्र अलग था। अब उसे अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह अपने पैसों को जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकता था। लाल रंग की फेरारी किसी आग के देवता की तरह थी, जो मुंबई की सड़कों और गलियों में दौड़ रही थी। उसकी दहाड़ से लोग हैरानी से सिर घुमा रहे थे। आखिरकार ऐसी स्पोर्ट्स कारें मुंबई में बहुत कम दिखती हैं, और रुद्र को यह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था कि अब सबकी नजरें सिर्फ उसी पर थी। 10 मिनट बाद रुद्र अपनी स्पोर्ट्स कार को एक शोरूम के बाहर ले आया। उस समय शोरूम में भीड़ थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने फेरारी की दहाड़ सुनी, सभी ने अपने सिर घुमाकर बिक्री विभाग के दरवाजे की ओर देखा। रुद्र ने कार का दरवाजा खोला और सबकी नजरों के बीच धीरे धीरे बाहर निकला। कविता, जो दरवाजे के पास घबराई हुई खड़ी थी, ने रुद्र को स्पोर्ट्स कार से निकलते देखा। उसके चेहरे पर तुरंत एक उत्तेजना की झलक दिखी। वो अपनी ऊंची एड़ी के जूतों में दौड़ते हुए रुद्र के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए मीठी आवाज में बोली, मिस्टर रुद्र, आप आखिरकार आ गए। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। बहुत समय हो गया है, अब तो आप और भी हैंडसम लग रहे हैं। रुद्र ने यह सुनकर अनायास मुड़कर कविता की ओर देखा, जो उसके ठीक सामने खड़ी थी। कविता ने आज काले रंग की टाइट स्कर्ट पहनी थी। उसकी आकर्षक काया स्कर्ट के नीचे विशेष रूप से मनमोहक लग रही थी। उसकी पतली गोरी टांगे न तो बहुत पतली न बहुत मोटी, बस इतनी कि किसी की भी नजर टिक जाए। उसने काले स्टॉकिंग्स और एक जोड़ी हाई हील्स पहनी थी। उसका कोमल चेहरा और काले घुंघराले बाल अनगिनत आकर्षण से भरे हुए थे। रुद्र की आंखों में कविता के रूप और आकार दोनों में एक अवर्णनीय आकर्षण था। ऐसी महिला पत्नी बनने के लिए नहीं थी, लेकिन एक प्रेमिका के रूप में वो बेजोड़ हो सकती थी। रुद्र की नजर आखिरकार कविता की गोरी टांगों पर ठहर गई। वो दोनों टांगे किसी जादू की तरह थी, जो उसकी नजर को मजबूती से अपनी ओर खींच रही थी। उसने तुरंत महसूस किया, उसके रक्त में हल्की सी हलचल होने लगी है। मिस्टर रुद्र, बहुत समय हो गया है, क्या आपने मुझे मिस किया? कविता ने देखा कि रुद्र उसकी टांगों पर नजरें गड़ाए हुए है। उसने अपनी लोमड़ी जैसी आंखों से झपकते हुए चिढ़ाने के अंदाज में पूछा, चलो पहले घर देख लेते हैं। रुद्र ने हल्के स्वर में जवाब दिया। ठीक है, कविता ने झुंझलाते हुए सिर हिलाया। फिर रुद्र का हाथ पकड़कर शोरूम की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही रुद्र शोरूम में दाखिल हुआ, उसे एक तीखी अपमानजनक आवाज सुनाई दी। रुद्र ने स्वाभाविक रूप से उस दिशा में देखा और पाया कि एक छोटी लड़की सिर झुकाए खड़ी थी और कोई उसे डांट रहा था। वो लड़की बेहद निराश दिख रही थी,
जब रुद्र ने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसके अपने चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति उभरी। रुद्र ने धीरे से कहा, ये यहां क्यों है? शोरूम में एक मध्य आयु का आदमी जो सूट पहने हुए था एक लड़की के सामने खड़ा होकर गुस्से में उसे बुरा भला कह रहा था। लड़की सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं के निशान थे, लेकिन वह पलटकर कुछ नहीं कह पा रही थी। शोरूम में बहुत से लोग मौजूद थे। मिस्टर रुद्र, कृपया मुझे पहले सैंड टेबल दिखा लीजिए, कविता ने कहा, जिसे इस हालात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उदासीन भाव से रुद्र की बाह पकड़े खड़ी रही, लेकिन रुद्र की आंखों में गुस्से की झलक थी। उसका चेहरा गहरा हो गया था। उसने कविता के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे उस लड़की की ओर बढ़ते हुए कहा, दिव्या, क्या तुम सुअर हो? एक संभावित ग्राहक को तुमने भगा दिया। अब बताओ, मुझे इस मुद्दे को आज कैसे सुलझाना चाहिए? वो आदमी जो चिल्ला रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर हेमंत, शोरूम का सुपरवाइजर था। और जिसके सामने वह चिल्ला रहा था, वो लड़की थी दिव्या, रुद्र की पुरानी क्लास की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। रुद्र और दिव्या का हमेशा अच्छा रिश्ता रहा था। दिव्या ने कभी भी रुद्र को उसकी गरीबी के कारण नीचा नहीं समझा। इसके विपरीत वो अक्सर उसकी मदद किया करती थी। हालांकि रुद्र जानता था कि दिव्या का परिवार ठीक ठाक था, पर फिर भी उसे यह देखकर अजीब लगा कि वह किसी शोरूम में काम कर रही थी। ऐसे स्थान पर नहीं होना चाहिए था उसे। रुद्र ने मन ही मन सोचा, मिस्टर हेमंत, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। दिव्या ने घबराते हुए कहा। मौका दूं तुम्हें? हेमंत ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। दिव्या, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब तुम्हारे पास मौका मांगने का अधिकार बचा है? सुन लो, तुम निकाली जा चुकी हो। अपना सामान पैक करो और यहां से निकल जाओ। दिव्या ने सामने खड़े आदमी को देखा। उसकी आंखों में निराशा थी। फिर उसने धीरे से कहा, मिस्टर हेमंत, सच में माफ कीजिए। आप मेरी सैलरी काट सकते हैं, लेकिन मुझे मत निकालिए। ठीक है, तुम्हारी सैलरी, हेमंत ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा। तुम्हारी सैलरी की कीमत क्या है? मैं तुम्हें बता रहा हूं। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ, समझी? हाँ हाँ, दिव्या ने बेबस होकर सिर झुका लिया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने होंठ दबाए और धीमे स्वर में पूछा, तो मिस्टर हेमंत, मेरी आखिरी सैलरी कब ट्रांसफर होगी? दिव्या, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? हेमंत चिल्लाया। तुमने मेरी इतनी बड़ी क्लाइंट को भगा दिया और अब मुझसे अपनी सैलरी मांग रही हो। अच्छा हुआ मैं तुमसे मुआवजा नहीं मांग रहा। दिव्या के चेहरे पर और भी उदासी छा गई। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैं तो यहां 1 महीने से काम कर रही हूं। क्या हमने पहले यह तय नहीं किया था कि अगर बिक्री नहीं भी हुई तो भी मुझे न्यूनतम 4,000 रुपए की सैलरी मिलेगी? अब मैं तुम्हारे साथ बहस करने के मूड में नहीं हूं। हेमंत ने कहा, निकल जाओ, समझी? अब तक शोरूम में लोग इकट्ठा हो चुके थे। सभी तमाशा देख रहे थे। हेमंत ने यह देखकर बात बंद की और मुड़कर जाने लगा। तभी रुद्र की गहरी आवाज अचानक गूंजी। वो यहां 1 महीने से काम कर रही है। अगर तुम उसे निकाल भी रहे हो तो कम से कम उसे उसकी सैलरी तो दो। क्या यही इंसाफ है? पूरा शोरूम एक पल के लिए चुप हो गया। सभी नजरें रुद्र की ओर मुड़ गई। दिव्या ने जैसे ही वह आवाज सुनी, वो जल्दी से मुड़ी और अगले ही पल उसकी आंखें ठहल गई। इस समय रुद्र एक ब्रांडेड सूट पहने हुए था और उसकी आभा पहले से पूरी तरह अलग थी। अगर उसने रुद्र की आवाज न सुनी होती तो दिव्या को विश्वास ही नहीं होता कि सामने खड़ा व्यक्ति वही रुद्र है। रुद्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? दिव्या ने हैरान होकर पूछा। मैं यहां घर देखने आया था, रुद्र ने उबाऊ स्वर में जवाब दिया।
फिर उसने मिस्टर हेमंत की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम उसे अब निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें उसकी सैलरी तो देनी ही होगी। मिस्टर हेमंत ने पलटकर रुद्र को देखा, तिरस्कार से हंसते हुए बोला, लड़के, तुम खुद को क्या समझते हो? मेरे कर्मचारी को निकालने का तुम्हें क्या अधिकार है? इस मामले में हस्तक्षेप मत करो। मिस्टर हेमंत, आप मिस्टर रुद्र से इस तरह बात कैसे कर सकते हैं? मिस्टर हेमंत कुछ कह भी नहीं पाया था कि तभी कविता भीड़ से बाहर आई। जब मिस्टर हेमंत ने कविता को देखा तो वह चौंक गया। वो घबराहट में कांपते हुए बोला, मिस कविता, आप यहां कब आई? कविता ने रुद्र की मदद से पिछली बार कुछ विला बेचे थे, जिनमें से एक विला बेहद कीमती था। उसी उपलब्धि के आधार पर उसे एवरग्रैंड रियल एस्टेट में उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट का पद मिला था। इसी कारण मिस्टर हेमंत उसे देखकर घबरा गया था। मैं मिस्टर रुद्र के साथ घर देखने आई हूं, कविता ने हल्के स्वर में जवाब दिया। मिस्टर रुद्र। मिस्टर हेमंत की आंखों में फिर से चौंकने की झलक आई। उसे याद आया कि कविता ने यह पद मिस्टर रुद्र की वजह से ही पाया था। पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें भी चल रही थी कि कविता इस अमीर रुद्र परिवार के उत्तराधिकारी की प्रेमिका है, और जो युवक उसके साथ खड़ा था उसका सरनेम भी रुद्र था। अब मिस्टर हेमंत को सब समझ में आ गया था। मिस्टर रुद्र, नमस्ते। मैं अंधा था जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। मुझे सच में खेद है कि मैंने आपको अपमानित किया। मिस्टर हेमंत का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वह तुरंत झुक गया और सम्मान से अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर। रुद्र ने उसके बढ़े हुए हाथ की ओर देखा, लेकिन उसे हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं था। उसने बेमुख होकर कहा, मुझे नहीं पता कि दिव्या ने कौन सी गलती की, लेकिन मुझे लगता है कि इतने लोगों के सामने एक लड़की को इस तरह डांटना बेहद अनुचित है। और जहां तक वेतन की बात है, तुम्हारे पास उसका वेतन काटने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपनी सैलरी की हकदार है। मिस्टर हेमंत कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर तुरंत पलटते हुए दिव्या की ओर मुड़ा और बोला, मिस दिव्या, मुझे सच में खेद है। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं पागल था। माफ कीजिए। मिस्टर हेमंत को इस मुकाम तक पहुंचाने वाली उसकी तेज नजर थी। वह तुरंत समझ गया था कि रुद्र और दिव्या का रिश्ता साधारण नहीं है, इसलिए बिना किसी को बताए उसने तुरंत दिव्या से माफी मांग ली। दिव्या हक्का बक्का खड़ी रह गई। उसका चेहरा पूरी तरह से हैरान था। उसने रुद्र को अविश्वास से देखा। जो रुद्र उसने जाना था वो एक सामान्य छात्र था, कभी कभी तो साधारण छात्रों से भी बदतर। लेकिन अब रुद्र अचानक एक ऐसे अमीर युवक में बदल चुका था जिसे मिस्टर हेमंत जैसे आदमी ने अपमान करने की हिम्मत तक नहीं की। इसके अलावा मिस्टर हेमंत ने अब उसे मिस्टर रुद्र कहा था, जो कि दिव्या के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। दिव्या, मैंने तुम्हें निशाना बनाने का इरादा नहीं किया था। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती? मिस्टर हेमंत ने देखा कि दिव्या वहां चुपचाप खड़ी थी और कुछ नहीं कह रही थी, तो उन्होंने हंसी में कहा और उसे याद दिलाया, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, कोई बात नहीं। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को तुम्हारी सैलरी देने के लिए कह दूंगा। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर हेमंत ने जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब तक दिव्या ने उसे नाराज नहीं किया था, सब ठीक था। आखिरकार वह कंपनी की उपाध्यक्ष कविता और अमीर आदमी रुद्र से किसी भी कारण से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था। जब तक मुझे सैलरी मिल जाए। जब दिव्या ने मिस्टर हेमंत का रवैया देखा तो वो और भी ज्यादा चौंकी। उसने अपना मुंह खोला और हल्की सी बड़बड़ाई, मिस्टर हेमंत, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से मिस दिव्या की सैलरी दे दो। कविता, जो एक तरफ खड़ी थी,
अब मिस्टर हेमंत पर बर्दाश्त खोते हुए चिल्लाई। आज वो रुद्र को यहां लाई थी और उसे इन छोटी छोटी बातों से निपटने का समय नहीं था। ठीक है, मैं अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करता हूं। मिस्टर हेमंत ने समझदारी से सिर हिलाया, फिर तुरंत मुड़कर ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ा। मिस्टर हेमंत के जाने के बाद दिव्या ने रुद्र की ओर उलझन में देखा। जैसे ही वो रुद्र से पूछने वाली थी कि क्या हो रहा है, उसने सुना कि कविता ने कहा, मिस्टर रुद्र, हमें यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं आपको घर दिखाने ले चलती हूं। ठीक है, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया, फिर मुड़कर कविता के साथ सैंड बॉक्स की ओर चलने को तैयार था। हालांकि रुद्र ने बस 2 कदम ही उठाए थे कि अचानक वह दिव्या की ओर मुड़ा और धीरे से कहा, दिव्या, मेरे साथ आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मुझे मदद के लिए बुला रहे हो? दिव्या कुछ पल के लिए चौंकी, फिर वो रुद्र के पास दौड़ती हुई आई और उलझन भरे स्वर में बोली, रुद्र, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत किस लिए है? तुम बाद में जानोगी। रुद्र ने उसे सस्पेंस में रखते हुए सच नहीं बताया। और रुद्र, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े कहां से आए? अभी मिस्टर हेमंत तुमसे इतने डर क्यों रहे थे? दिव्या ने मौके का फायदा उठाते हुए पूछा। दिव्या, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अमीर हूं? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अमीर हो? जब दिव्या ने यह सुना तो वह फिर से चौंकी। उसके चेहरे पर एकदम हैरानी थी। हां, रुद्र ने दिव्या को देखा और हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसे यह समझाने का मन नहीं था और न ही ये पूछने का मन कि वह ऐसी जगह पर क्यों काम कर रही थी, क्योंकि उसे अभी एक और महत्वपूर्ण काम करना था। वो पैसा खर्च करना चाहता था, इससे पहले कि निखिलेश उस विरासत को छीन ले और वह भविष्य में अपने लिए कोई रास्ता बना सके। रुद्र ने दिव्या को साथ लाने का कारण सरल था। वह यह नहीं चाहता था कि जिस घर को उसने खरीदा वो उसके नाम पर हो और फिर निखिलेश या बाकी लोग उसे वापस ले ले। इसलिए रुद्र ने तय किया था कि वह ये घर दिव्या के नाम पर रखेगा ताकि कोई भी ये जांच ना कर सके। उसने ये भी सोचा था कि वो घर कविता के नाम पर रखते, लेकिन उसे लगा कि वो भरोसेमंद नहीं है। इतनी बड़ी संपत्ति के सामने कविता जैसी महिला से किसी भी बुरे कदम की उम्मीद की जा सकती थी। इसलिए उसने दयालु दिव्या को चुना, जो इस काम के लिए सबसे उपयुक्त थी। मिस्टर रुद्र, ये हमारी कंपनी का नया विकसित किया गया भवन है। ये मुंबई के दक्षिणी नए जिले में सोलर स्ट्रीट पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 57,000 वर्ग मीटर है और इसके आसपास सभी सुविधाएं हैं, जैसे स्कूल, शॉपिंग मॉल और अस्पताल। इसके अलावा इस भवन का स्थान और योजना भी परफेक्ट है, कविता ने रुद्र से धीरे स्वर में कहा। जब रुद्र ने यह सुना तो उसने दिव्या की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, दिव्या, तुम यहां लगभग 1 महीने से काम कर रही हो। यहां के घरों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? यहां के घर सच में काफी अच्छे हैं और इनके मूल्य में भी काफी वृद्धि हो सकती है। दिव्या ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर तुम मानती हो तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रुद्र हल्की मुस्कान के साथ बोला, फिर कविता से कहा, कविता, पूछो कि इस भवन में कितने घर बाकी हैं। मैं सभी को खरीदना चाहता हूं। तुम सभी घर खरीदना चाहते हो? कविता ने रुद्र के शब्द सुने और चौंक गई। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। मुंबई के मौजूदा घरों के दामों के हिसाब से अगर उसने बाकी सभी घर खरीदने का मन बनाया था तो यह कम से कम 1 अरब रुपए में पड़ सकता था। सिर्फ 1 अरब। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसे सामान्य लोग सपने में भी नहीं देख सकते थे। दिव्या का मुंह खुला रह गया था और वो रुद्र को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने में हो और ये सब कुछ बिल्कुल असल नहीं लग रहा था। रुद्र, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कोई बाजार नहीं, सेल सेंटर है। तुम इस तरह से घर नहीं खरीद सकते।
कविता कुछ कहती उससे पहले ही दिव्या ने बोल दिया। वह यह नहीं कह रही थी कि रुद्र के पास इतनी रकम नहीं है, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। अगर रुद्र सच में इतने सारे घर खरीदने का इरादा रखता था तो वह यहां क्यों आया था? क्या यह बेहतर नहीं होता कि वह एक जमीन खरीदकर खुद ही डेवलपर बन जाता? मैं मजाक नहीं कर रहा। रुद्र ने कविता को सीधा देखा और बिना किसी भाव के कहा, कविता, जाओ और पूछो कि कितने घर बाकी हैं। मैं सभी को चाहता हूं। ठीक है मिस्टर रुद्र, मैं अभी पूछती हूं। कविता ने जल्दी से सिर हिलाया और अपनी हाई हील्स में ऑफिस की ओर दौड़ पड़ी। दिव्या ने देखा कि कविता चली गई तो वह और भी उलझन में पड़ गई। वह जल्दी से रुद्र के पास आई और बोली, रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? यहां शोरूम में सुरक्षा गार्ड्स हैं। अगर तुम उनके साथ मजाक करने की कोशिश करोगे तो तुम बुरी तरह फंस जाओगे। दयालु दिव्या को सच में लग रहा था कि रुद्र मजाक कर रहा है। मजाक? रुद्र ने हल्के से मुस्कुराया, फिर बिना कोई भाव दिखाए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? जैसे ही दिव्या ने यह सुना, उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। उसके विचार में रुद्र के लिए बाकी के सभी घर खरीद पाना असंभव था। यहां तक कि अगर किसी के पास बहुत पैसा भी हो तो भी वह एक साथ इतने सारे घर नहीं खरीद सकता। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कविता कागजात हाथ में लिए उनकी ओर दौड़ती हुई आ रही थी। मिस्टर रुद्र, कविता ने घबराते हुए कहा, मैंने अभी सेल्स डिपार्टमेंट से पुष्टि की है। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास अभी भी 350 अनसोल्ड यूनिट्स हैं, जिनकी कुल कीमत 1.05 बिलियन है। अगर आप इन्हें सब खरीद लेते हैं तो मैं कंपनी के चेयरमैन से बात करके बाकी के 80 मिलियन माफ करवा सकती हूं। हाँ, कविता के पास खड़े मिस्टर हेमंत ने उत्साह से सिर हिलाया। आखिरकार वह सेल्स डिपार्टमेंट के प्रभारी थे। अगर वे एक ही बार में पूरे प्रोजेक्ट की सभी यूनिट्स बेच देते तो उन्हें इसका बड़ा लाभ मिलता। अब वे रुद्र को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। ठीक है, रुद्र ने शांत स्वर में कहा, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करो। मैं बाकी की सारी यूनिट्स चाहता हूं। उसने ये कहा मानो 1.05 बिलियन सिर्फ एक मामूली रकम हो। मिस्टर रुद्र, कृपया 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करवाती हूं। कृपया थोड़ी देर रुकिए। ये सुनते ही मिस्टर हेमंत उत्साह से जवाब देते हुए तेजी से ऑफिस की ओर भाग गए। मिस्टर रुद्र, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करवाने में मदद करती हूं। कुछ क्षण हिचकिचाने के बाद कविता भी मिस्टर हेमंत के पीछे चली गई। इस बीच दिव्या जो पास ही खड़ी थी, उसकी आंखें हैरानी से और ज्यादा खैल गई। उसका चेहरा अब स्तब्धता से भर चुका था। उसे सच में लग रहा था कि वो किसी सपने में है। सबका आखिरकार ये 1.05 बिलियन की भारी भरकम रकम थी। यहां तक कि अगर मुंबई का सबसे अमीर आदमी भी होता तो उसके लिए भी इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं होता। लेकिन अब कविता और मिस्टर हेमंत बिना किसी सवाल के रुद्र की बातों पर भरोसा कर चुके थे और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करने में लग गए थे। रुद्र, क्या तुम्हारे पास सच में इतने सारे घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं? दिव्या ने गहरी सांस लेते हुए आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, रुद्र ने बिना झिझक सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? दिव्या ने अविश्वास से उसकी ओर देखते हुए कहा। अब तक वह अभी भी यही सोच रही थी कि रुद्र सबके साथ मजाक कर रहा है। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि पैसे कहां से आए। रुद्र ने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, मुझे तुम्हारी एक और चीज में मदद चाहिए। क्या चाहिए? तुम मुझसे पैसे तो उधार मांगने नहीं वाले ना? दिव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दिव्या ने धीमे स्वर में कहा।
रुद्र ने मुस्कुराते हुए धीरे से समझाया, तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये रकम मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मदद के इनाम स्वरूप। मैं तुम्हें इन यूनिट्स में से 5 यूनिट्स देने के लिए तैयार हूं। भविष्य में जब मुझे इन घरों की जरूरत होगी, तब तुम इन्हें मेरे नाम ट्रांसफर कर देना। रुद्र, ये मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं। रुद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सच बोल रहा हूं। अगर मेरे पास यह सारे घर खरीदने के पैसे नहीं होते, तो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर मुझ पर भरोसा क्यों करते? रुद्र ने बेबस होकर समझाया। लेकिन भले ही तुम्हारे पास ये घर खरीदने के पैसे हैं, तुम इन्हें मेरे नाम पर क्यों लिख रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस बहुत ज्यादा होती है? तुम अपने नाम पर क्यों नहीं लिखवाते? दिव्या ने उलझन भरे स्वर में पूछा। यह सुनकर रुद्र ने हल्की सी मुस्कान दी और बिना किसी भाव के कहा, तुम्हें हैंडलिंग फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये थोड़े से पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दिव्या ने उसकी बातें सुनी तो वो वही स्तब्ध रह गई। दूसरी ओर रुद्र का ऑर्डर बहुत बड़ा था और इसमें कई अलग अलग प्रक्रियाएं शामिल थी, इसलिए सेल्स डिपार्टमेंट के ज्यादातर कर्मचारी उसी काम में व्यस्त थे। नतीजतन जो ग्राहक पहले से वहां मौजूद थे, उनकी देखभाल करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं था। इसलिए मिस्टर हेमंत सीधे लॉबी के बीच में गए और ऊंची आवाज में बोले, प्रिय ग्राहकों, हमें खेद है, एवरग्रैंड रियल एस्टेट के सारे घर अब बिक चुके हैं। आपके लिए कोई भी यूनिट उपलब्ध नहीं है। कृपया कहीं और जाकर घर ढूंढिए। क्या सारे घर बिक गए? भीड़ में किसी ने आश्चर्य से कहा। अभी तो बहुत सारी यूनिट्स थी। अचानक सारे कैसे बिक गए? हाँ, अभी तो कह रहे थे कि बहुत घर उपलब्ध हैं। अचानक सारे खत्म कैसे हो गए? दूसरी आवाज गूंजी। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया और गुस्से से मिस्टर हेमंत पर सवालों की बौछार करने लगा। हमने डिपॉजिट दे दिया है, तो हमें तो जाने की जरूरत नहीं है। सही कहा। इस समय एक लग्जरी कपड़े पहने मध्यम आयु की महिला आगे आई और मिस्टर हेमंत पर जोर से चिल्लाई, आप लोगों ने ग्राहकों को धोखा दिया है। हम जल्द ही आपका डिपॉजिट रिफंड कर देंगे। मिस्टर हेमंत ने ठंडे स्वर में कहा, जिन ग्राहकों ने अब तक पूरी रकम का भुगतान नहीं किया है, वे यहां से जा सकते हैं। दरअसल इस समय मिस्टर हेमंत का छोटे मोटे मॉर्गेज ग्राहकों से झंझट करने का मन नहीं था। उसे राहत थी कि उसने सीधे सारे घर रुद्र को बेच दिए हैं। क्या हमने डिपॉजिट दे दिया है और अब आप कह रहे हैं कि घर खत्म हो गए? मध्यम आयु की महिला ने गुस्से में कहा। हां, अभी जब हमने डिपॉजिट दिया था तो यूनिट्स उपलब्ध थी। अचानक सारे कैसे बिक गए? महिला के बगल में खड़े एक मध्यम आयु के आदमी ने भी चिल्लाया। मैंने पहले ही कहा, मिस्टर हेमंत ने लापरवाही से जवाब दिया। हम आपका डिपॉजिट रिफंड कर देंगे, लेकिन अब सारे घर किसी ने खरीद लिए हैं। अगर आप एक बार में पूरी रकम का भुगतान कर सकते हैं, तो हम आपको घर बेच सकते हैं। हमें बताया गया था कि डिपॉजिट देना काफी होगा। अब अचानक पूरा पेमेंट मांग रहे हो? क्या आप ग्राहकों को धोखा दे रहे हो? भीड़ में से एक ग्लैमरस और आकर्षक महिला गुस्से में आगे आई और मिस्टर हेमंत पर चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर रुद्र को एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। वो अनायास ही उसकी ओर देखने लगा। खुशी, उसने धीरे से बुदबुदाया। इस समय मिस्टर हेमंत से भिड़ रही फैमिली में वही खुशी थी, वही लड़की जिसे रुद्र का रूममेट ईशान लंबे समय से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था। ईशान के रिश्ते के कारण रुद्र और खुशी को पुराने परिचित माना जा सकता है। हालांकि रुद्र की इस लालची और दिखावटी महिला के प्रति कोई अच्छी राय नहीं थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे यहां दोबारा देखेगा। खुशी का परिवार अमीर नहीं था और उनके पास उनके शहर में एक घर भी नहीं था।
लेकिन अपनी वैनिटी को संतुष्ट करने के लिए उसने अपने माता पिता से जिद की कि वे उसके लिए एक घर खरीदे। इस तरह ग्रेजुएशन के बाद उसका अपना एक घर होता, जिसके बारे में वो अपने सहपाठियों से शेखी बगाड़ सकती। शुरुआत में उसके माता पिता घर खरीदने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन खुशी ने बहुत तमाशा किया और आखिरकार उन्हें मजबूर होकर लोन लेकर उसके लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदना पड़ा। खुशी समेत परिवार के तीनों लोग मुंबई में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स देखने गए और आखिरकार उन्होंने इस बिल्डिंग में एक घर खरीदने का फैसला किया। कारण इसकी लोकेशन अच्छी थी, सभी सुविधाएं मौजूद थी और भविष्य में इसकी कीमत बढ़ने की संभावना थी। अगर भविष्य में खुशी बड़े घर में जाना चाहती तो वो इस घर को बेच सकती थी। तो कल उन्होंने 0 का एडवांस जमा कर दिया था और आज डाउन पेमेंट करने आए थे। लेकिन जैसे ही वे सेल्स ऑफिस में दाखिल हुए, उन्होंने मिस्टर हेमंत को ये कहते सुना कि यहाँ के सभी घर बिक चुके हैं और एडवांस देने के बावजूद अब कुछ नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने एडवांस वापस करने का वादा किया, फिर भी खुशी और उसके परिवार वाले परेशान थे। आखिरकार जिस घर को उन्होंने चुना था वो अब उनके हाथ से निकल चुका था। क्या आपकी कंपनी अपने शब्दों पर कायम नहीं रह सकती? हमने कल ही घर चुना था और एडवांस दिया था, अब आप कैसे कह सकते हैं कि घर बिक चुके हैं? खुशी ने मिस्टर हेमंत पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने अभी साफ साफ समझाया है, घर अभी भी उपलब्ध हैं और काफी सारे हैं, लेकिन मिस्टर रुद्र उन्हें सभी खरीदने वाले हैं। अगर आप अभी पूरा भुगतान कर सकते हैं तो मैं उनसे बात कर सकता हूं कि वे आपको घर बेच दें, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मुझे खेद है, मिस्टर हेमंत ने झुंझुलाते हुए जवाब दिया। उनकी बात सुनकर सभी लोग समझ गए कि मामला क्या था। सेल्स ऑफिस के घर किसी ने खरीद लिए थे, इसी वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया और जो लोग पहले घर देखने आए थे अब वहां इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे कि आखिर कौन इतना अमीर है जिसने एक साथ इतने सारे घर खरीद लिए। लेकिन खुशी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने मिस्टर हेमंत की तरफ इशारा करते हुए डांटते हुए कहा, आपके सेल्स ऑफिस में बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है, मैं आप पर केस करूंगी। अगर केस करना है तो कर लो, मिस्टर हेमंत ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और वहां से चले गए। उनका ऐसा रवैया देखकर खुशी पूरी तरह निराश हो गई। उसने जल्दी से अपने माता पिता की तरफ देखा। खुशी, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, हमने तो घर के डाउन पेमेंट के लिए उधार लिया था, हमारे पास पूरा घर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, क्यों ना हम इसे छोड़ दें? उसके पिता ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे एक लड़की के लिए घर खरीदने का क्या फायदा? जब तुम शादी करोगी तो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए घर खरीद लेगा। उसकी मां ने भी कहा, ये लोग बहुत नीच हैं। पैसे वाखुशी भी अपने परिवार की हालत जानती थी। उनके पास पूरा घर खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने शालीनता से पीछे हटने का रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। मिस्टर रुद्र, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, क्या आप कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे? उसी समय कविता ऊंची एड़ी की सैंडल में रुद्र के पास आई और नरम स्वर में पूछा, हाँ, कार्ड से पेमेंट करूंगा। रुद्र ने लापरवाही से जवाब दिया और निहाल द्वारा दिया गया प्लैटिनम कार्ड निकाल लिया। निहाल ने उसे बताया था कि इस कार्ड की कोई खर्च सीमा नहीं है, जब तक रकम 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा नहीं है वो किसी भी चीज के लिए इसका उपयोग कर सकता है। उसने इससे पहले कार खरीदते समय भी इस कार्ड का उपयोग किया था। जब सभी लोगों ने उसे प्लैटिनम कार्ड निकालते देखा तो वे दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि 20 साल का दिखने वाला यह युवक एक साथ इतने सारे घर खरीद सकता है। यह तो हद से ज्यादा अमीर है। इतनी कम उम्र और इतना पैसा वाकई काबिले तारीफ है। यह आदमी जरूर किसी अमीर खानदान का वारिस होगा जो पैसे को ऐसे उड़ाता है। भीड़ में लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। इसी बीच खुशी जो सेल्स ऑफिस के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी,
अचानक मुड़ी और अमीर आदमी को देखने के लिए पीछे देखा, लेकिन जब उसने रुद्र को देखा तो उसका पूरा शरीर जम गया। सारे घर खरीदने वाला आदमी रुद्र है। उसने हैरानी से आंखें फाड़ कर कहा, यह कैसे हो सकता है? ये इतना अमीर कब से हो गया? जितना ज्यादा उसने उसे देखा उतना ही अविश्वसनीय लगने लगा। फिर वो जल्दी जल्दी उसकी ओर चल पड़ी। शुरू में उसे लगा कि शायद उसने किसी और को देख लिया होगा और रुद्र वो नहीं हो सकता जो सारे घर खरीद रहा है। लेकिन जब उसने कविता को रुद्र से बैंक कार्ड लेते देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि वही सारे घर खरीद रहा है। खुशी ने सीधे रुद्र को आवाज दी। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के पूछा, क्या बात है? तुम यहां क्या कर रहे हो? वो उसके पास आकर उलझन भरे चेहरे के साथ बोली, घर खरीद रहा हूं। रुद्र ने लापरवाही से जवाब दिया, मजाक मत करो। एक गरीब डिलीवरी बॉय होने के नाते तुम कितना कमा सकते हो? तुम घर कैसे खरीद सकते हो? मैडम, कृपया बोलते समय अपनी भाषा का ध्यान रखें। ये हमारे सेल्स ऑफिस के वीआईपी हैं। कविता ने खुशी को भावहीन चेहरा बनाए हुए डांटा। ये सुनकर खुशी ने कविता को देखा और फिर रुद्र की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई, सुन लो सब लोग, तुम सब इसके झांसे में आ गए हो। ये कोई अमीर वारिस नहीं है, बस एक गरीब डिलीवरी बॉय है जो अमीर बनने का नाटक करता है। इसके पास यहाँ के सारे घर खरीदने के पैसे नहीं हैं। तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास घर खरीदने के पैसे नहीं हैं? अगर पहले वाला रुद्र होता तो वह उसे अनदेखा कर देता, लेकिन अब वो अपनी पहचान उजागर होने को लेकर परेशान नहीं था। इसलिए उसने भी बेधड़क जवाब दिया, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। खुशी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं तो पहले सोच रही थी कि ईशान का मान रखते हुए तुम्हें वो अपार्टमेंट दे दूं जो तुमने बुक किया है, लेकिन अब जब तुमने ये कहा तो माफ करना, अब तुम यहां एक भी घर नहीं खरीद पाओगी। सारे घर मैं ले रहा हूं। रुद्र ने बेहद हुक्म चलाने वाले अंदाज में कहा। फिर कविता की तरफ मुड़कर बोला, कार्ड स्वाइप करो। ठीक है मिस्टर रुद्र। कविता ने जल्दी से सिर हिलाया और बैंक कार्ड को क्रेडिट कार्ड मशीन में डाल दिया। रुद्र की अचानक आई इस दबंगई से खुशी चौंक गई। वो वही स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा कहने का साहस कहां से पाया। जब कविता ने रुद्र का बैंक कार्ड क्रेडिट कार्ड मशीन में डाला तो पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सभी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और जिज्ञासा से रुद्र और उसके साथियों की ओर देखने लगे। हालांकि वे अपने घर खोने से दुखी थे, लेकिन एक अमीर वारिस को अरबों खर्च करते हुए इतने सारे घर खरीदते देखने का ख्याल उनके दुख पर भारी पड़ गया। कविता भी इस समय बेहद उत्साहित थी। उसने कांपते हुए अपने छोटे हाथों से क्रेडिट कार्ड मशीन में लेन देन की राशि दर्ज की। आखिरकार ये एक बहुत बड़ी रकम थी। उसने कंफर्म बटन दबाने से पहले कई बार राशि को चेक किया। कृपया अपना पासवर्ड डालें। क्रेडिट कार्ड मशीन से यह संकेतक ध्वनि निकली। यह सुनकर सभी की निगाहें और भी उत्सुक हो गई। यहां तक कि खुशी ने भी अपनी आंखें फाड़ ली और रुद्र को देखने लगी। अब तक वह अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि यह सब सच है। मिस्टर रुद्र, कृपया अपना पासवर्ड डालें। कविता ने मशीन उसे सौंपते हुए आदरपूर्वक कहा। रुद्र ने मशीन ली, लेकिन उसने तुरंत पासवर्ड दर्ज नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना सिर घुमाकर दिव्या और खुशी की ओर देखा, जो उसके पीछे खड़ी थी। पहले खुशी हमेशा उसे नीचा दिखाती थी, लेकिन अपनी पहचान उजागर होने के डर से उसने उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी और इस बार वो खुशी को सबक सिखाना चाहता था। मुझे क्या देख रहे हो? हारने वाली खुशी ने उसे घृणा भरी नजरों से देखते हुए चिल्लाया। रुद्र खुशी ने जब उसे पासवर्ड डालते देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक आई। वो चाहकर भी ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि
क्या सच में उसके पास इतनी रकम है? शोरूम के अन्य लोग भी आंखें फाड़े चुपचाप खड़े ट्रांजैक्शन का परिणाम देखने का इंतजार करने लगे। कुछ ने तो अपने फोन निकालकर रुद्र की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। आखिर अगर उसने आज सच में ये सारे घर खरीद लिए तो ये निस्संदेह मुंबई की हेडलाइन न्यूज बन जाएगी। उस समय अगर कोई मीडिया इनसे संपर्क करता तो ये तस्वीरें बहुत कीमती साबित हो सकती थी। कविता ने रुद्र को पासवर्ड डालते देखा और उसके चेहरे पर तुरंत उत्साह की झलक दिखाई दी। उसने तेजी से मशीन रुद्र से ली और अपने पीछे खड़े लोगों से चिल्लाकर कहा, तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो? जल्दी से मिस्टर रुद्र के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। ठीक है, सेल्स वुमन ने घबराते हुए जवाब दिया और ऑफिस की ओर भाग गई। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए और उनकी आंखों में गहरा आश्चर्य छलक उठा। कुल 10 अरब, ऐसे ही? हां, इतना जल्दी हो गया? अमीर लोग भी बस। उनके लिए घर खरीदना सब्जियां खरीदने जितना आसान है। सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। खुशी वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास की भावना थी और वह पूरी तरह से हक्का बक्का थी। अब भी वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि रुद्र ने सच में ये सारे घर खरीद लिए। बीप बीप बीप। लेकिन इसी समय कविता के हाथ में मौजूद क्रेडिट कार्ड मशीन अचानक बीप करने लगी। स्क्रीन पर लिखा था, लेन देन विफल, कृपया कार्ड फिर से स्वाइप करें। यह संकेतक सुनकर रुद्र एक पल के लिए ठिठक गया। फिर उसने कविता की ओर देखा। खुशी को जैसे ही उम्मीद की एक किरण दिखी, उसने अचानक उसकी ओर देखते हुए घृणा भरी मुस्कान दी। होठ टेढ़े करते हुए बोली, मुझे पता था ये कभी भी यहां के घर खरीद नहीं सकता। इसके पास तो एक भी घर खरीदने लायक पैसे नहीं हैं। दिव्या ने रुद्र की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, जैसे वह उसके लिए थोड़ी चिंतित हो। बाकी लोग भी धीमे धीमे फुसफुसाने लगे। ये क्या हो रहा है? रुद्र ने सोचा था कि वह इस मौके पर खुशी को सबक सिखाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद ये हमारी कंपनी की तरफ से कोई समस्या है। आखिर ये पहली बार है कि इतना बड़ा लेन देन हो रहा है। कविता ने जल्दी से आगे आकर सफाई दी। उसने फिर से क्रेडिट कार्ड मशीन में राशि दर्ज की और रुद्र को सौंपते हुए धीरे से कहा, मिस्टर रुद्र, क्यों ना आप एक बार फिर से पासवर्ड डालें? यह सुनकर रुद्र ने हल्की नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सीधे मशीन में पासवर्ड डाल दिया, लेकिन नतीजा वही रहा। स्क्रीन पर फिर से लिखा आया, लेन देन विफल। यह देखकर कविता की आंखों में परेशानी की झलक आ गई। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मिस्टर रुद्र, क्या आपके पास कोई और बैंक कार्ड है? कहीं इस कार्ड में तो दिक्कत नहीं? यह सुनते ही भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई और उनकी आंखों में अजीब सी निगाहें तैरने लगी। बिल्कुल, इसके कार्ड में दिक्कत है, क्योंकि ये बस एक ठग है। खुशी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जोर से चिल्लाया, इसके पास 1000 रुपए भी नहीं होंगे। 1 रुपया अरब की तो बात ही छोड़ो। कविता ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र कोई ठग नहीं है। मेरे पास अभी कोई और बैंक कार्ड नहीं है और ये कार्ड एक प्लैटिनम कार्ड है। सामान्य परिस्थितियों में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रुद्र ने सपाट स्वर में जवाब दिया। यह सुनकर कविता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मिस्टर रुद्र, कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। शायद यह हमारी कंपनी के फाइनेंस विभाग की समस्या है। आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर पता लगाती हूं। कोई जरूरत नहीं। अगर यह कार्ड काम नहीं कर रहा तो मैं मेहर पाटिल से कह दूंगी कि वह सीधे मेरे बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दे। रुद्र समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने कविता को रोकते हुए अपना फोन निकाला और मेहर पाटिल का नंबर डायल कर दिया। शोरूम के सभी लोग उत्सुकता से रुद्र और कविता की ओर टकटकी लगाए खड़े थे।
अब वे सोच रहे थे कि क्या ये कथित अमीर वारिस सच में अमीर है या बस एक धोखेबाज। 2 रिंग के बाद मेहर पाटिल ने फोन उठाया। हेलो, मेहर पाटिल ने कहा। मेहर पाटिल, मेरी कंपनी के अकाउंट से एवरग्रैंड रियल एस्टेट को ₹1 अरब ट्रांसफर कर दो, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। मिस्टर रुद्र, मैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, मेहर पाटिल ने लाचार स्वर में उत्तर दिया। क्यों? रुद्र ने हैरानी से पूछा। क्योंकि आपके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, मेहर पाटिल ने धीमी आवाज में बताया। यह सुनकर रुद्र सन्न रह गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता का उलझा सा भाव आ गया, ऐसा भाव जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, वह दोहराया। मेहर पाटिल ने धीरे से कहा, मुझे ठीक ठीक नहीं पता मिस्टर रुद्र, पर आज सुबह मिस्टर निहाल ने खुद फोन करके मुझे आपके अकाउंट फ्रीज करने का निर्देश दिया था। निहाल ने मेरे अकाउंट फ्रीज कर दिए, रुद्र ने गहरी सांस ली और धीमी गंभीर आवाज में कहा। ठीक है, मैं समझ गया, फिलहाल इतना ही काफी है। ये कहकर उसने सीधा फोन काट दिया। रुद्र ने अंदर ही अंदर गहरी सांस ली। उसे लग रहा था कि हो सकता है प्रिया के सामने अपनी पहचान उजागर करने के बाद निखिलेश ने पहले ही कोई चाल चली हो, पर उसने सोचा था कि अभी तक कोई लीगल टीम या वकील आधिकारिक तौर पर कोई कदम नहीं उठाएगा। फिर भी उसके अकाउंट कैसे फ्रीज हो गए, ये बात उसे नागवार गुजरी। कविता चिंतित होकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो पहले ही सभी ग्राहकों को थोड़ा सा नाराज कर दिया है, और अगर आपके साथ कोई समस्या हो गई और आप इस समय प्रॉपर्टी नहीं खरीद सके तो मैं खुद बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, रुद्र ने कहा, पर चिंता मत करो, मैं एक कॉल करता हूं। वो अपना फोन निकाले और तेजी से सेल्स ऑफिस के बाहर चला गया। खुशी, जो अंदर कुछ चुभन के साथ खड़ी थी, थोड़ी ताना देती हुई बोली, रुद्र, अब भी ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि यहां के सारे घर खरीद लोगे, अब क्यों नहीं खरीद रहे? अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। रुद्र ने पलटकर उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा। खुशी ने और उछलकर कहा, क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत रखते हो? दूसरे लोग तुम्हारी असली पहचान जानते हैं, पर मैं जानती हूं। तुम तो बस एक गरीब डिलीवरी बॉय हो। तुम किसका अमीर वारिस बनने का नाटक कर रहे हो? तुम बस महिला मैनेजर को फंसाना चाहते हो ताकि उसे अपने साथ सुला सको, है ना? दफा हो जाओ। रुद्र का अब बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने सधा सा धक्का देकर खुशी को पीछे हटा दिया और तेजी से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में वो सबकी नजरों के बीच शोरूम से बाहर आ गया। फिर उसने अपना फोन निकाला और निहाल का नंबर डायल किया। 2 रिंग के बाद निहाल ने फोन उठाया। मिस्टर रुद्र, क्या बात है? उसने पूछा। निहाल, क्या तुमने मेरे अकाउंट फ्रीज करने का आदेश दिया था? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं अभी भी वारिस हूं? रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा। मिस्टर रुद्र, मैंने आपके अकाउंट फ्रीज नहीं किए, निहाल ने लाचारता से कहा। यह आदेश पुराने चेयरमैन की लीगल टीम ने दिया है। वे अभी मुंबई की ओर उड़ान भर रहे हैं, कुछ ही घंटों में पहुंचेंगे। पर उससे पहले उन्हें यह गणना करनी है कि आपने विरासत मिलने के बाद कितना खर्च किया है। अगर वे तय कर ले कि आप विरासत पाने के योग्य नहीं हैं, तो आपको वह सारा पैसा वापस करना होगा। इसलिए उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वे आपके अकाउंट फ्रीज कर दें, ताकि खर्च का हिसाब लगाया जा सके। यह सुनकर रुद्र स्तब्ध रह गया। तो इसका मतलब है कि मैं अब एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता? उसने दांत कड़ाकर धीमी आवाज में पूछा। निहाल ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर रुद्र, अगर आपको अभी पैसों की जरूरत है तो मैं अपने निजी अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं, पर रकम ज्यादा नहीं हो सकती, और अगर बहुत अधिक हुई तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को शक होगा। क्या 1 अरब रुपए ज्यादा माने जाएंगे? रुद्र ने ठंडे स्वर में पूछा। निहाल ये सुनकर चुप हो गया। रहने दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, रुद्र ने गुस्से में कहा और आगे बोला। वैसे
क्या तुमने कहा था कि वकील यहां आ चुके हैं? हाँ, निहाल ने जवाब दिया। वे लगभग 2 घंटे में मेरी कंपनी पहुंच जाएंगे। निखिलेश और बाकी लोग भी शायद रास्ते में हैं। वे यह तय करने आए हैं कि आप विरासत के योग्य हैं या नहीं। यह सुनकर रुद्र ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि वकील इतने जल्दी पहुंच जाएंगे। मिस्टर रुद्र, निहाल ने धीमे स्वर में कहा, मुझे आपको एक और बात बतानी है। अगर इस बार आप विरासत पाने का अधिकार खो देते हैं तो आपको इस अवधि में खर्च किए गए सारे पैसे वापस करने होंगे। अगर मेरे पास पैसे न हुए तो? रुद्र कुछ पल के लिए चौंक गया और पूछा, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, निहाल ने समझाया, तो आपको वो चीजें गिरवी रखनी होंगी जो आपने खरीदी हैं। बैंक के पास आपके हर खर्च का रिकॉर्ड है। साफ शब्दों में कहें, अगर आप वारिस बनने का अधिकार खो देते हैं तो जो कुछ भी आपके पास अभी है वो सब वापस ले लिया जाएगा। यह सुनकर रुद्र बेहद निराश हो गया। उसे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई नियम है। इस स्थिति में अगर वह अभी सारे घर खरीद भी लेता तो भी कोई फायदा नहीं था। आखिरकार सब कुछ वापस ले लिया जाता। क्या मुझे अभी आकर आपसे मिलना चाहिए? उसने कुछ देर सोचकर धीमी आवाज में पूछा। यह बेहतर होगा, निहाल ने कहा। आप वकीलों को समझा सकते हैं कि आपने अपनी पहचान क्यों उजागर की। शायद लीगल टीम इस पर विचार करके आपको एक मौका दे दे। तुम्हारे हिसाब से मेरे विरासत पाने की कितनी संभावना है? रुद्र ने जल्दी से पूछा। उसके भीतर अब भी एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी। 1% से भी कम, निहाल ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर सब खत्म ही हो गया। रुद्र की उम्मीद एक झटके में टूट गई। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। 1% भी सही, लेकिन मैं कोशिश तो करना चाहता हूं। ठीक है, निहाल ने जवाब दिया और फोन काट दिया। फोन कटने के बाद रुद्र ने शोरूम के अंदर मौजूद लोगों की ओर देखा। वह आज सबके सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। उसने गहरी सांस ली और फिर अंदर चला गया। वो महसूस कर रहा था कि चाहे जो भी हो, उसे कविता को सब कुछ समझाना ही होगा, वरना यह बहुत असभ्य लगेगा। जैसे ही खुशी ने रुद्र को फिर से शोरूम में आते देखा, वो तुरंत ताना मारते हुए बोली, अरे वाह, रुद्र वापस आ गए। कहाँ है तुम्हारे 10 रुपए अरब रुपए? जल्दी से सबको दिखाओ। रुद्र ने बिना किसी हाव भाव के उसकी ओर देखा, फिर सीधा कविता के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, कविता, सॉरी, मेरे अकाउंट में समस्या हो गई है। शायद मैं ये घर नहीं खरीद पाऊंगा। रुद्र की बात सुनते ही भीड़ में अचानक अफरा तफरी मच गई। सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। वही दिव्या ने निराशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। दरअसल उसे पहले से ही अंदेशा था कि ऐसा ही होगा। शुरुआत से ही उसे लग रहा था कि वो सबके साथ मजाक कर रहा है। एक गरीब छात्र जो अपनी ट्यूशन फीस तक नहीं भर सकता, वो इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है, वो भी इतनी अचानक। हालांकि जब उसने मिस्टर हेमंत और कविता का रुद्र के प्रति व्यवहार देखा था, तो वो कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गई थी। कहीं उसने उसे कम तो नहीं आका? क्या वो कोई लो प्रोफाइल अमीर वारिस हो सकता है? लेकिन जब उसने देखा कि उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया, तो दिव्या को यकीन हो गया कि उसके सारे शक बेमतलब नहीं थे। वहां मौजूद लोग अब ऐसा महसूस करने लगे जैसे रुद्र ने उनके साथ धोखा किया हो, और वे सभी गुस्से में भर उठे। मिस्टर रुद्र, ये क्या हो रहा है? इस वक्त मिस्टर हेमंत भी हक्के बक्के रह गए। वो हकलाते हुए बोले, आखिरकार हम इस सेल्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। अगर आपकी वजह से हमने इतने सारे ग्राहकों को नाराज कर दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। असल में यह रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पहले से ही बेहद आकर्षक लोकेशन पर था और कीमतें भी वाजिब थी। घर बिकने में कोई दिक्कत नहीं थी। कई ग्राहकों ने तो पहले ही एडवांस डिपॉजिट दे दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि रुद्र ने सारे घर खरीदने का प्लान किया है, तो उन्होंने उन सभी के डिपॉजिट वापस कर दिए। अब अगर वह यह घर नहीं खरीदता, तो जिन ग्राहकों ने डिपॉजिट दिया था
वे लोग भी शायद अब घर न लें। ऊपर से यह बात फैल जाएगी जिससे आगे इन घरों को बेचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ मिस्टर रुद्र, ये सब क्या हो रहा है? कविता भी खुद को रोक नहीं पाई और सवाल किया। उसे नहीं लगा कि वो अमीरी का दिखावा कर रहा है, क्योंकि वो रुद्र की वित्तीय स्थिति से भली भांति परिचित थी। रुद्र ने बिना देखे ही 200 रुपए मिलियन का विला खरीद लिया था, तो यहां 1 बिलियन खर्च करके घर खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मेरे अकाउंट में अभी कुछ समस्या है, मैं ये घर नहीं खरीद सकता, रुद्र ने माफी मांगते हुए समझाया। यह सुनकर कविता एक पल के लिए ठिठक गई और फिर धीमी आवाज में बोली, तो ये आपके अकाउंट की समस्या है। कोई बात नहीं मिस्टर रुद्र, मैं सेल्स डिपार्टमेंट से कह दूंगी कि ये घर आपके लिए रिजर्व कर दे। जब भी आपके पास समय हो आप आकर पेमेंट कर दीजिएगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिएगा। अब तक वह यह नहीं समझ पाई थी कि रुद्र जिस समस्या की बात कर रहा है वो कितनी गंभीर है। उसे लगा कि यह बस एक अस्थायी फंडिंग इश्यू है, आपको ये घर मेरे लिए रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं इन्हें भविष्य में भी अफोर्ड न कर पाऊं, रुद्र ने शांत लहजे में जवाब दिया, क्योंकि वो अब उसे और धोखा नहीं देना चाहता था। भविष्य में अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हारी कंपनी में कुछ हुआ है? कविता ने हैरानी भरे चेहरे के साथ पूछा। हाँ, कुछ ऐसा ही, रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया और सीधे सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया। अरे रुद्र, अभी तो तुम बड़े जोश में थे ना? अभी तो कह रहे थे कि सारे बचे हुए घर खरीद लोगे, अब क्यों जा रहे हो? जल्दी करो और घर खरीदो। इसी वक्त खुशी अचानक उठ खड़ी हुई और तंज कसते हुए चिल्लाई। उसकी बात सुनकर रुद्र ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, दांत भींचे, लेकिन कुछ नहीं बोला। असल में उसने सोचा था कि इस मौके का फायदा उठाकर इन लोगों को एक सबक सिखाएगा, लेकिन अब लगता था कि उसके पास ऐसा करने का मौका ही नहीं बचा है। रुद्र, क्या तुम्हारी जुबान सिल गई है? अब कुछ क्यों नहीं बोल रहे? खुशी ने ठंडी आवाज में ताने कसते हुए कहा। इतना ज्यादा दिखावा कर लिया कि अब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। हटो सामने से, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। क्यों हटूं? क्या तुम अमीर वारिस नहीं हो? क्या तुम बहुत पैसे वाले नहीं हो? जल्दी करो और घर खरीदो ताकि हम सब देख सकें, खुशी ने तिल मिलाते हुए कहा। रुद्र, तुम मत सोचो कि मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम बस एक गरीब डिलीवरी बॉय हो। मुझे पता है कि तुम खुद को हीन महसूस करते हो, इसलिए अमीरी का ढोंग करते हो ताकि सबका ध्यान अपनी ओर खींच सको, है ना? लेकिन आज तुम्हारा ये नाटक बहुत घटिया है। ये सब करने का क्या मतलब है? उसकी हर बात नुकीले तीरों की तरह रुद्र के दिल में चुभ रही थी। रुद्र ने गुस्से से उसे घूरा, दांत भींचे, लेकिन जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिरकार सच्चाई उसके सामने थी और वह जो भी कहता बेकार और कमजोर लगता। दिव्या ने रुद्र की तरफ देखा, उसकी आंखों में गहरी निराशा झलक रही थी। हालांकि वह रुद्र को गरीब होने के कारण नीचा नहीं मानती थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। जब रुद्र ने ब्रासरी ले बर्नार्डन में सभी को 3000 रुपए की दावत दी थी, तब भी वह उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पाई थी। हालांकि उसने कहा था कि उसने लॉटरी जीती थी, लेकिन दिव्या नहीं समझ पाई कि उसने उस पैसे का कोई सार्थक उपयोग क्यों नहीं किया, बल्कि उस पैसे से अपनी झूठी शान दिखाने का नाटक किया। इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसकी झूठी शान वास्तव में इतनी अहम थी। इसके अलावा भले ही उसने पूरी क्लास को दावत दी थी, लेकिन बाद में किसी ने भी उसकी उस दयालुता को याद नहीं रखा। उल्टा सब यही सोचते रहे कि रुद्र के दिमाग में कोई समस्या है। लड़के, तो तू अब तक हम सबको बेवकूफ बना रहा था, है ना? भीड़ में किसी ने ताना मारा। तेरे दिमाग में क्या है? अमीर वारिस का दिखावा क्यों कर रहा है? क्या तूने नहीं कहा था कि सारे बचे हुए घर खरीद लेगा? अब क्यों नहीं खरीद रहा? इन लोगों के तानों को सुनकर रुद्र का पूरा शरीर कांपने लगा।
उसकी दाहिनी मुट्ठी अनजाने में ही भींच गई। काफी समय हो गया था जब उसने ऐसी उपेक्षा और तिरस्कार झेला था। अब भी इन शब्दों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे हर एक बात उसकी रूह में उतर रही हो और असहनीय हो रही हो। स्पष्ट था कि अब रुद्र ऐसी भावनाओं के लिए तैयार नहीं था। मुझे लगता है ये आदमी धोखेबाज है। हमें पुलिस बुलानी चाहिए और इसे स्टेशन ले जाकर छोड़ना चाहिए। फिर देखेंगे ये भविष्य में लोगों को धोखा देने की हिम्मत करेगा या नहीं। इस बिंदु पर भी खुशी ने रुद्र को नहीं छोड़ा। वो बेहद उत्तेजित होकर रुद्र की तरफ घूरती रही और सबको चिल्लाकर बोली, ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। चलो हम सब मिलकर इसे पकड़ते हैं। उसकी बात खत्म होते ही बाकी सभी ने भी उसका समर्थन कर दिया। कुछ लोग तो सीधे रुद्र की ओर दौड़ पड़े। रुको सब। इसी वक्त शोरूम के अंदर से एक महिला की डांटती हुई आवाज गूंजी। जैसे ही खुशी ने माहौल भड़काया, वहां मौजूद सभी लोग ये सोचने लगे कि रुद्र ने उनके साथ धोखा किया है, इसलिए वे रुद्र को पुलिस भेजने की तैयारी करने लगे थे। लेकिन जैसे ही वे लोग रुद्र की ओर बढ़े, अचानक एक खूबसूरत आकृति उसके सामने आ गई और उत्साह से बोली, अगर आज किसी ने भी मिस्टर रुद्र को छूने की कोशिश की तो वो यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। फिर वे रुद्र के सामने खड़ी कविता को देखने लगे। कविता बेहद आकर्षक और सुंदर लग रही थी। उसकी काया भी बेहतरीन थी। सब जानते थे कि वह इसी शोरूम की कर्मचारी थी, इसलिए जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो सब चौंक उठे। कुछ क्षणों के लिए पूरा शोरूम सन्नाटे में डूब गया। रुद्र ने कविता की ओर देखा, जो उसे बचाने के लिए खड़ी थी, और उसके चेहरे पर एक पल के लिए संदेह की झलक आ गई। रुद्र ने खुद भी उम्मीद नहीं की थी कि कविता इस समय उसके लिए आगे आएगी। असल में रुद्र की नजर में कविता वह महिला थी जिसने पैसे के लिए उससे नजदीकियां बढ़ाई थी, इसलिए उसे कविता ज्यादा पसंद नहीं थी। इसके अलावा रुद्र ने अभी अभी साफ साफ कह दिया था कि उसके अकाउंट में दिक्कत है और वह यहां घर खरीदने की स्थिति में नहीं है। तब भी यह देखकर रुद्र हैरान था कि कविता फिर भी उसके लिए खड़ी हो गई। मिस्टर रुद्र हमारे एवरग्रैंड रियल एस्टेट के विशिष्ट अतिथि हैं। कविता ने आंखें फैलाकर शोरूम में खड़े लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, भले ही उनके पास इस समय घर खरीदने के लिए पैसे ना हो, मिस्टर रुद्र फिर भी एक सम्मानित अतिथि है। वो ठग नहीं है जैसा आप लोग कह रहे हैं। कृपया अब रास्ता छोड़ दीजिए, वरना इसके बाद अगर मैं सख्ती करूं तो मुझे दोष मत दीजिएगा। खुशी जानती थी कि रुद्र को कविता ही यहां लाई थी, इसलिए वह आगे बढ़ी और गुस्से में कविता से बोली, तुम कौन हो? क्या रुद्र ने तुम्हें यहां सबको धोखा देने के लिए बुलाया है? मैं एवरग्रैंड रियल एस्टेट की डिप्टी जनरल मैनेजर हूं। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? कविता ने नाराजगी से खुशी पर चिल्लाते हुए कहा। खुशी कविता की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। तुम लोग अभी तक यहीं खड़े क्यों हो? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अगर किसी ने भी मिस्टर रुद्र को छूने की हिम्मत की तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम सबको बाहर फेंकवा दूंगी। कविता ने कुछ नहीं सुनने पर फिर से ऊंची आवाज में कहा, और उसी समय सूट पहने एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, हम ग्राहक हैं। क्या एवरग्रैंड रियल एस्टेट अपने ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? हमारा शोरूम पहले ही सारे घर मिस्टर रुद्र को बेच चुका है। अब तुम किस ग्राहक की बात कर रही हो? कविता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इस लड़के को बेचा दिया गया। सूट वाला आदमी कविता की बात सुनकर उपहास से हंसा। फिर उसने होठ सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम इन्हें इस लड़के को बेचना भी चाहो तो क्या इसके पास पैसे हैं खरीदने के लिए? मिस्टर रुद्र के पास पैसे हैं या नहीं, तुम्हें इससे क्या मतलब? और अगर उसके पास पैसे न भी हो तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा मैं ये सारे घर मिस्टर रुद्र को गिफ्ट कर दूंगी, लेकिन मैं इन्हें तुम्हें नहीं बेचूंगी, कविता ने दबदबे भरे स्वर में कहा। कविता की ये बात सुनकर सभी लोग हैरानी से मुंह खोले खड़े रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कविता रुद्र के लिए ऐसा बोलेगी। दिव्या एक जगह स्तब्ध खड़ी रह गई। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था।
वो रुद्र और कविता के बीच का रिश्ता समझ नहीं पा रही थी। कविता उसे बचा क्यों रही थी? मिस्टर रुद्र, चलिए, कविता ने कहा और रुद्र का हाथ पकड़कर शोरूम से बाहर निकलने लगी। सभी लोग बस हैरानी से उन्हें हाथ में हाथ डालकर जाते हुए देखते रह गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे उन्हें रोके। आखिरकार एवरग्रैंड रियल एस्टेट की वाइस प्रेसिडेंट खुद बोल चुकी थी। आम लोग जैसे वे थे, रुद्र को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जैसे ही रुद्र कविता के साथ शोरूम से बाहर निकला, उसने कविता की ओर देखते हुए धीरे से कहा, कविता, आज के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम्हें उन लोगों से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैं शायद ये घर खरीद न पाऊं। अगर नहीं खरीद पाए तो कोई बात नहीं, कविता ने सहजता से कहा। वैसे भी मिस्टर रुद्र, आपने उस मेंशन को खरीदकर मेरी बहुत मदद की है। अगर आप ये घर न भी खरीदे तो भी कोई दिक्कत नहीं। शायद तुम मेरी बात को ठीक से समझ नहीं रही हो, रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा। मेरा मतलब यह है कि मैं भविष्य में कंगाल भी हो सकता हूं। उस समय तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करोगी, है ना? कविता रुद्र की बात सुनकर कुछ पल के लिए उसकी ओर देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, जहां तक आपकी ये बात है कि आप भविष्य में गरीब हो सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आपसे शादी करने वाली नहीं हूं। आपने मेरी काफी मदद की है, इसलिए मैं कुछ और मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपके पास पैसे हो या ना हो, आप मेरे लिए हमेशा मिस्टर रुद्र ही रहेंगे। भले ही आप ये घर न खरीदे, हम दोनों फिर भी दोस्त हैं, है ना? रुद्र कविता को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। कभी कभी उसे लगता था कि उसने कविता जैसी लड़कियों को हमेशा गलत समझा। भले ही कुछ लड़कियां बहुत व्यावहारिक होती हैं और पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन वे सिर्फ अपना जीवन आसान बनाने के लिए ऐसा करती है। इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास कोई भावना नहीं होती। उनके अंदर भी एक दयालु पक्ष होता है। मिस्टर रुद्र, क्या आपके साथ कोई समस्या हो गई है? कविता के मन में अब भी जिज्ञासा थी। वह सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ जो इस अमीर वारिस को, जो पैसों को पानी की तरह बहाता था, इस हालत में ले आया। तुम ऐसा कह सकती हो, रुद्र ने सिर हिलाया और आगे कहा, अगर मैं इस समस्या को सही से सुलझा पाया तो भले ही मैं तुमसे शादी न कर पाऊं, मैं तुम्हें वो जीवन जरूर दे सकता हूं जिसकी तुम चाहती हो। कम से कम तुम अपने पार्टनर को चुनने का अधिकार रख सकोगी, बजाय इसके कि किसी अमीर आदमी से समझौता करके शादी करो। रुद्र ने ये लापरवाही से कहा और सीधा पार्किंग की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में रुद्र ने अपनी फरारी स्टार्ट की और तेजी से कविता की नजरों से ओझल हो गया। कविता स्पोर्ट्स कार को जाते हुए देखती रही और हल्की मुस्कान के साथ शोरूम की ओर लौट गई। रुद्र ने जैसे ही शोरूम छोड़ा, उसे निहाल का एक टेक्स्ट मैसेज मिला। टेक्स्ट का कंटेंट बहुत सीधा था। पुराने चेयरमैन की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली लीगल टीम आ गई है। अब रुद्र अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले का सामना करने वाला था। यह फैसला रुद्र की पूरी जिंदगी बदल सकता था। शोरूम से निकलने के बाद रुद्र सीधे एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर की ओर ड्राइव करने लगा। जब रुद्र अपनी फरारी में वहां पहुंचा तो उसने तुरंत ही अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिरकार रुद्र की यह स्पोर्ट्स कार करोड़ों की थी। पूरे मुंबई में ऐसी कार सिर्फ एक ही थी। सभी लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच रुद्र ने धीरे धीरे कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। फिर उसने बिना किसी भाव के एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग की ओर देखा और भीतर चला गया। जब बिल्डिंग की रिसेप्शनिस्ट ने रुद्र को देखा तो वह एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर वो उत्साह से चिल्लाई, हेलो मिस्टर रुद्र, हेलो मिस्टर रुद्र। बाकी रिसेप्शनिस्ट भी ये सुनकर बाहर आ गए और रुद्र का स्वागत करने लगे। उन्होंने रुद्र की तरफ झुकते हुए एक साथ जोर से कहा। रुद्र ने इन लोगों की ओर बेरुखी से देखा और कुछ कहे बिना ही सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। रुद्र अब तक केवल 2 बार एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग आया था। इस बार को मिलाकर
पहली बार रुद्र यहां पुराने चेयरमैन की विरासत प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि वही विरासत रुद्र से छीन ली जाए। हालांकि रुद्र यहां ज्यादा बार नहीं आया था, फिर भी बिल्डिंग के लगभग सभी कर्मचारी उसे जानते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि पिछली बार की तरह रुद्र अचानक कंपनी में आ जाएगा और वे उसकी पहचान न जान पाने के कारण उसे नाराज कर देंगे। जैसे ही रुद्र लिफ्ट के पास पहुंचा, लॉबी में अचानक हाई हील्स की आवाज गूंजने लगी। रुद्र ने यह आवाज सुनकर सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि एक खूबसूरत ऑफिस लेडी काले यूनिफॉर्म में अपनी हाई हील से आवाज करती हुई रुद्र की तरफ बढ़ रही थी। रुद्र ने इस महिला को पहचान लिया। वह एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन की फ्रंट डेस्क मैनेजर रूही थी। जब रुद्र ये विरासत प्राप्त करने के लिए आया था, तो उसकी रूही से कहासुनी हो गई थी। बाद में रुद्र ने उसे 1 महीने के लिए सफाई कर्मचारी बना दिया था, लेकिन रूही की मौजूदा हालत देखकर लग रहा था कि वो वापस अपने पुराने पद पर आ गई है। रूही का फिगर अब भी बेहद आकर्षक था और उसका चेहरा भी बहुत दिलकश। उसकी लंबी और गोरी टांगे इतनी चिकनी और नाजुक थी कि कोई भी उनसे नजरें नहीं हटा सकता था। उसकी काली हाई हील्स जब जमीन पर टकराती तो एक तीखी आवाज करती, हेलो मिस्टर रुद्र। वो रूही रुद्र के सामने आकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो। रुद्र ने बेरुखी से जवाब दिया। हालांकि वो अपनी विरासत का अधिकार खोने वाला था, लेकिन ये बात एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के अन्य कर्मचारियों के लिए अब भी एक रहस्य थी। रूही जैसे उच्च पद पर होने के बावजूद उसे भी इसका पता नहीं था, इसलिए उसका व्यवहार रुद्र के प्रति अभी भी बहुत सम्मानजनक था। आपने पहले से क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हैं? मैं आपको लेने नीचे आ जाती, रूही ने आंख मारते हुए कहा और अपनी हाई हील्स में चलते हुए रुद्र के पास आ गई। रूही के पास आने पर उसके शरीर से उठती मोहक खुशबू सीधे रुद्र की नाक तक पहुंची, जिससे रुद्र का दिल हल्का सा कांप गया। ये कहना पड़ेगा कि रूही एक बेहद आकर्षक महिला थी। उसके हर छोटे छोटे हाव भाव में भी एक अलग तरह की कशिश थी। रुद्र ने रूही की तरफ एक बार ठंडी नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं बोला। मिस्टर रुद्र, आप प्रेसिडेंट निहाल से मिलने आए हैं ना? हाँ। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। तो फिर मैं आपको ऊपर ले चलती हूं, रूही ने जल्दी से जवाब दिया। फिर उसने रुद्र की अनुमति का इंतजार किए बिना ही लिफ्ट का बटन दबा दिया। रुद्र ने रूही की तरफ लाचार नजरों से देखा। कुछ पल तक सोचने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। वह वैसे भी रूही पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। रुद्र को चुप देखकर रूही के चेहरे पर एक आत्ममुग्ध मुस्कान फैल गई। असल में रूही को हमेशा इस बात का पछतावा रहा था कि उसने पिछली बार रुद्र को नाराज कर दिया था। इसलिए उस घटना के बाद से वो हर रोज रुद्र के आने का इंतजार करती थी ताकि वो उसके सामने अच्छा प्रदर्शन कर सके। लेकिन पिछली बार के बाद रुद्र कभी एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग वापस नहीं आया। इस बार रूही ने आखिरकार रुद्र का इंतजार पूरा कर लिया था। वह इस मौके को हाथ से जाने देने वाली नहीं थी। इसी समय लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। मिस्टर रुद्र, कृपया अंदर आइए, रूही ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। रुद्र ने कुछ पल हिचकिचाने के बाद लिफ्ट में कदम रखा। जब रूही ने देखा कि रुद्र लिफ्ट में चला गया है, तो उसने अपने चेहरे पर एक विजय मुस्कान ला ली और उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। उस समय काम का समय था, इसलिए लिफ्ट में ज्यादा लोग नहीं थे। वहां सिर्फ रुद्र और रूही ही थे। रूही ने कुछ पल चुप रहने के बाद मीठे स्वर में कहा, मिस्टर रुद्र, क्या आपको गर्मी लग रही है? पता नहीं बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे हैं। इतनी गर्मी है और इन्होंने एसी का तापमान इतना कम कर दिया है। ठीक है, रुद्र ने रूही की तरफ लाचार नजरों से देखा। इस वक्त रुद्र को तो गर्मी लगने के बजाय लिफ्ट का तापमान ज्यादा ठंडा लग रहा था। उसे हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, रूही ने धीरे से कहा और मुस्कुरा दी। रूही ने जानबूझकर अपने हाथ से हवा करते हुए कहा और फिर ऐसा कुछ कर दिया जिसकी उम्मीद रुद्र ने नहीं की थी। उसने अपनी कोट उतार दी, जिससे उसका सफेद शर्ट दिखाई देने लगा।
फिर उसने शर्ट के ऊपर के 2 बटन भी खोल दिए। अब रुद्र को समझ में आ गया कि रूही क्या करने की कोशिश कर रही थी। रूही वास्तव में उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने जल्दी से गहरी सांस ली और अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली ताकि रूही की तरफ ना देखे। रूही ने देखा कि उसका प्लान फेल हो रहा है, तो उसकी आंखों में एक पल के लिए नाराजगी झलक गई। फिर वह सीधे रुद्र के पास चली गई और अपना हाथ रुद्र के कंधे पर रख दिया। वो नाजुक आवाज में बोली, मिस्टर रुद्र, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको गर्मी लग रही है? क्या मैं आपकी जैकेट उतारने में मदद करूं? जरूरत नहीं है, रुद्र ने जल्द। ठीक है फिर, रूही ने यह सुनते ही अपने चेहरे पर हल्की निराशा दिखाते हुए कहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रुद्र का ध्यान न होते हुए उसने चुपके से अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज भेज दिया। हम अब देखती हूं तुम कब तक खुद पर काबू रखते हो। मैसेज भेजने के बाद रूही ने रुद्र की तरफ हल्की मुस्कान फेंकी और दिल ही दिल में ठंडी सांस ली। जब रूही ने देखा कि उसकी योजना विफल हो गई है, तो उसने रुद्र को बहकाने की कोशिश जारी नहीं रखी। इसके बजाय वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। रुद्र ने जब देखा कि रूही अब उसे बहकाने की कोशिश नहीं कर रही है, तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि रूही उन औरतों में से थी जो अपने लक्ष्य को हासिल किए बिना हार नहीं मानती। रुद्र से मिलना पहले ही उसके लिए मुश्किल काम था, तो वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? डिंग डोंग। इसी वक्त लिफ्ट अचानक 8वीं मंजिल पर रुक गई। रंबल। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, औपचारिक कपड़ों में कई कर्मचारी अंदर आ गए। पहले जो लिफ्ट खाली खाली लग रही थी, वो अचानक भीड़ भाड़ वाली हो गई। इसी बीच रूही ने इस मौके का फायदा उठाया और रुद्र के पास आ गई। फिर उसने मुड़कर रुद्र से धीरे से पूछा, मिस्टर रुद्र, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों को बाहर निकाल दूं? जरूरत नहीं, रुद्र ने बेरुखी से जवाब दिया। ठीक है, रूही ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। रुद्र ने रूही की ओर असहजता से देखा, क्योंकि रूही और रुद्र के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर से भी कम थी। रुद्र को रूही के शरीर से आती खुशबू साफ महसूस हो रही थी। और तो और, अगर वो अपना सिर थोड़ा झुकाता तो रूही के गोल-मटोल शरीर को साफ देख सकता था। ऐसा दृश्य रुद्र जैसे अनुभवहीन लड़के के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजक था। रुद्र को अपने गाल गर्म होते महसूस हुए। अजीब स्थिति से बचने के लिए रुद्र ने 2 कदम पीछे खिसकने की कोशिश की और अपनी आंखें बंद करके इन बातों के बारे में ना सोचने की कोशिश की। जब रूही ने देखा कि रुद्र ने आंखें बंद कर ली हैं, तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए गुस्से की झलक आई। फिर उसने अपने पीछे खड़ी लड़की की ओर घूरा। लड़की ने जब रूही की नजरों का मतलब समझा, तो उसने रूही को जोर से धक्का दिया। आह! रूही अचानक चिल्ला उठी और सीधे रुद्र की बाहों में जा गिरी। रुद्र को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। बस उसे एक भीनी खुशबू महसूस हुई और फिर कुछ नरम और भारी चीज सीधी उसकी छाती पर आ लगी। अब जब यह हो ही गया था, तो रूही ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने रुद्र की कमर को कसकर पकड़ लिया। खुद को गिरने से बचाने के लिए रुद्र ने भी स्वाभाविक रूप से रूही को पकड़ लिया। क्योंकि रूही ने हाई हील्स पहनी हुई थी और दोनों की लंबाई लगभग बराबर थी, इसलिए रुद्र के हाथ सीधे रूही की पतली और मुलायम कमर पर पहुंच गए। रूही की शर्ट के ऊपर से ही रुद्र को उसके शरीर की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। रूही ने रुद्र के इस अजीब व्यवहार को महसूस किया, तो उसकी खूबसूरत आंखों में शर्म की हल्की झलक दिखी। उसने जानबूझकर या अनजाने में रुद्र के कान के पास धीरे से एक हल्की सी आवाज निकाली। यह आवाज रुद्र के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजक थी और उसका संयम और भी टूटने लगा। रुद्र पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पीछे कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए वह बस रूही को यूं ही टिके रहने देने पर मजबूर हो गया। इस वक्त दोनों की स्थिति काफी नाजुक और रोमांटिक सी हो गई थी। ऊपर से रूही भी शायद जानबूझकर धीरे धीरे हिल रही थी, जिससे रुद्र का धैर्य पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ गया।
दोनों इसी पोजीशन में करीब आधा मिनट तक रहे। फिर लिफ्ट 26वीं मंजिल पर पहुंची और वे लोग जिनको रूही ने बुलाया था वे सब इस मंजिल पर उतर गए। रुद्र ने जब देखा कि लोग उतर गए हैं तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। अब लिफ्ट में सिर्फ रुद्र और रूही ही थे। रूही ने भी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ 2 कदम पीछे लिए। फिर उसने रुद्र की ओर नशे भरी नजरों से देखते हुए धीरे से कहा, मिस्टर रुद्र, अभी जो हुआ वो जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता है, रुद्र ने मजबूरी में जवाब दिया। लेकिन जब आपने मुझे अभी पकड़ा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। अगर लिफ्ट में और लोग ना होते तो शायद मैं आवाज निकाल देती। रूही की ये बात सुनकर रुद्र इतना डर गया कि वो लगभग लिफ्ट में ही गिर पड़ा। रूही ने जब रुद्र को ऐसे देखा तो वो तुरंत उसके पास आ गई और कोमल नजरों से उसे देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्र, क्या आप आज रात फ्री हैं? मेरे दोस्त ने फ्रांस से एक बोतल रेड वाइन भेजी है। क्या आप मेरे घर आकर उसे ट्राई करना चाहेंगे? जरूरत नहीं है, मुझे आज रात कुछ काम है। रुद्र ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। अच्छा मिस्टर रुद्र, अगर आप आज फ्री नहीं हैं तो किसी और दिन भी चल सकता है। मैं अपना फोन नंबर आपके पास छोड़ देती हूं। जब भी आपके पास टाइम हो मुझे कॉल कर लेना। ये कहते हुए रूही ने रुद्र की शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसका फोन निकाला और अपना नंबर डायल कर लिया। रूही ने रुद्र का फोन वापस करते हुए मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर रुद्र, ये मेरा नंबर है। जब भी आपके पास टाइम हो मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है। रुद्र ने यह सुनकर मजबूरी में सिर हिलाया और जल्दी से अपना फोन वापस ले लिया। रूही ने जब रुद्र को ऐसे देखा तो वो हल्की सी मुस्कान दबा नहीं पाई और धीरे से बोली, मिस्टर रुद्र, क्या आप अभी तक वर्जिन हैं? ओह! रूही की ये बात सुनकर रुद्र हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रूही उससे ऐसा सवाल पूछेगी। तुम्हारा मतलब क्या है? रुद्र ने उलझन में पूछा। मेरा कोई मतलब नहीं है, रूही ने मुस्कुरा कर कहा। मैं बस थोड़ी जिज्ञासु थी। इतने मासूम अमीर वारिस कम ही देखने को मिलते हैं। मैं कोई अमीर वारिस नहीं हूं। तुम्हें मुझ पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। रुद्र समझ गया था कि रूही ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए उसने सीधे सीधे कह दिया, मिस्टर रुद्र, मुझसे मजाक मत कीजिए। अगर आप अमीर वारिस नहीं हैं तो और कौन होगा? मुंबई में कितने लोग आपसे मुकाबला कर सकते हैं? रूही ने दिलकश मुस्कान के साथ कहा। रुद्र ने रूही की बात सुनकर मजबूरी में हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अगर उसने अपनी विरासत खो दी तो रूही जैसी महिला दूर भाग जाएगी, इसलिए उसे ऐसे लोगों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। इसी वक्त लिफ्ट आखिरकार 38वीं मंजिल पर पहुंच गई, जहां निहाल का ऑफिस था। मिस्टर रुद्र, प्रेसिडेंट निहाल ने कहा था कि उनके ऑफिस में बिना इजाजत दाखिल ना हो, तो मैं आपको यहीं तक छोड़ती हूं। जब टाइम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और लिफ्ट से बाहर निकल गया। निहाल को पहले ही पता चल गया था कि रुद्र आ रहा है, इसलिए वो लिफ्ट के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही निहाल ने रुद्र को बाहर आते देखा, वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा और धीरे से बोला, मिस्टर रुद्र, वकील पहुंच चुके हैं। वे सब कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हम मीटिंग अभी शुरू कर सकते हैं? अभी नहीं, रुद्र ने बिना किसी भाव के पूछा। सभी लोग एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। निहाल ने धीरे से सिर हिलाते सी वक्त लिफ्ट आखिरकार 38वीं मंजिल पर पहुंच गई, जहां निहाल का ऑफिस था। मिस्टर रुद्र, प्रेसिडेंट निहाल ने कहा था कि उनके ऑफिस में बिना इजाजत दाखिल ना हो, तो मैं आपको यहीं तक छोड़ती हूं। जब टाइम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और लिफ्ट से बाहर निकल गया। निहाल को पहले ही पता चल गया था कि रुद्र आ रहा है, इसलिए वो लिफ्ट के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही निहाल ने रुद्र को बाहर आते देखा, वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा और धीरे से बोला, मिस्टर रुद्र, वकील पहुंच चुके हैं।
वे सब कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हम मीटिंग अभी शुरू कर सकते हैं? रुद्र ने बिना किसी भाव के पूछा। अभी नहीं, सभी लोग एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, निहाल ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। रुद्र थोड़ी देर के लिए चौंक गया और पूछा, एक व्यक्ति? कौन है वो? मिस्टर रुद्र, क्या आप भूल गए कि इसके पीछे कौन है? निहाल ने धीरे से रुद्र को याद दिलाया। रुद्र ये सुनकर कुछ पल के लिए चौंक गया। फिर उसने धीमी आवाज में निहाल से कहा, तुम्हारा मतलब है कि सिंह फैमिली भी यहां आएगी? हाँ, निखिलेश ने इस मामले में बहुत मेहनत की है और जयता अभी भी तुम्हारे पास है, तो वे जरूर आएंगे। निहाल ने हल्के से सिर हिलाया। रुद्र ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, क्या तुम्हें पता है कि आज कौन कौन आ रहा है? खुद निखिलेश आने वाला है, निहाल ने सच सच जवाब दिया। हाँ, रुद्र ये सुनकर हल्का सा भौं चढ़ाकर बोला, मुझे लगता है कि वह इस विरासत को मुझसे छीनने के लिए बेताब है। निहाल चुपचाप रुद्र को देखता रहा। ठीक है, जब वे यहां आ ही गए हैं तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। रुद्र अब पूरी तरह शांत था। आखिरकार सबसे बुरा यही हो सकता था कि वो विरासत पाने की पात्रता खो दे। रुद्र ने इन सब चीजों को पहले ही समझ लिया था, इसलिए उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि निहाल का चेहरा बहुत गंभीर था। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। रुद्र सीधे कॉरिडोर के अंत में मौजूद कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। इस समय मीटिंग रूम पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। दर्जन भर सूट पहने हुए पुरुष कंप्यूटर के सामने बैठकर जानकारी की जांच कर रहे थे। यह जानकारी रुद्र के इस दौरान किए गए खर्चों का रिकॉर्ड थी। अगर यह साबित हो गया कि रुद्र ने वाकई अपनी विरासत के अधिकार खो दिए हैं, तो यह वकील रुद्र से इस अवधि के दौरान खर्च किए गए सभी पैसे की भरपाई करने को कहेंगे। जैसे ही सबने रुद्र के कदमों की आहट सुनी, उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, फिर एक साथ खड़े होकर बोले, हेलो मिस्टर रुद्र। हेलो। रुद्र ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया और सीधे अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। रुद्र अभी भी पुराने चेयरमैन का कानूनी वारिस था, इसलिए ये वकील उसके प्रति बहुत सम्मानजनक व्यवहार कर रहे थे। निहाल रुद्र के पास आकर चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो गया। रुद्र ने थोड़ी देर सोचने के बाद धीरे से आंखें संकुचित करते हुए निहाल से पूछा, अभी तुमने कहा कि निखिलेश ने इन लोगों को यहां बुलाया है, क्या ये लोग उसके साथ मिले हुए हो सकते हैं? मिस्टर रुद्र, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोग पुराने चेयरमैन के विश्वास पात्र हैं, जैसे मैं हूं। इसके अलावा ये मुख्य रूप से पुराने चेयरमैन की संपत्ति के वारिस के मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह किसी से कोई लाभ लेने के लिए पक्षपात नहीं करेंगे। यह बैठक भी पूरी तरह निष्पक्ष होगी कि आप विरासत के योग्य हैं या नहीं। निहाल ने धीरे से रुद्र से कहा। ओह, ठीक है। रुद्र ने यह सुनकर हल्का सिर हिलाया। ये सभी पेशेवर वकील हैं। ये किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। निहाल ने रुद्र को देखते हुए आगे कहा, भले ही ये लोग निखिलेश का पक्ष ना ले, मुझे नहीं लगता कि मैं विरासत पा सकूंगा। रुद्र ने धीरे से कहा, यह अभी वकीलों की राय पर निर्भर करेगा। निहाल ने जोड़ा। रुद्र ने यह सुनकर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे वकीलों की ओर जटिल नजरों से देखा। इसी वक्त एक काले फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति रोहित रुद्र की ओर बढ़ते हुए शांत स्वर में कहा, हेलो मिस्टर रुद्र, मैं मिस्टर निखिलेश की लीगल टीम का हेड हूं। शंकर। हेलो मिस्टर शंकर, रुद्र ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया। मिस्टर रुद्र, मामला यह है कि कल रात हमारी लीगल टीम को पुराने चेयरमैन के पोते मिस्टर निखिलेश, जो कानूनी रूप से पहले वारिस हैं, की ओर से एक रिपोर्ट मिली। उन्होंने कहा कि आपने विरासत अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, इसलिए हम रातों रात मुंबई आए हैं ताकि आपसे स्थिति की पुष्टि कर सके। हालांकि मध्यस्थता के परिणाम आने से पहले हम अस्थायी रूप से आपकी सारी संपत्ति को फ्रीज कर रहे हैं।
अगर यह साबित हुआ कि आपने अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया है तो ये संपत्तियां फिर से अनफ्रीज कर दी जाएंगी। शंकर ने रुद्र से धीरे से कहा। मैं समझ गया, रुद्र ने हल्का सिर हिलाते हुए कहा। शंकर ने रुद्र को देखा और कहा, मिस्टर निखिलेश अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ठीक है, रुद्र ने फिर सिर हिलाया। क्या आपके पास अभी मुझसे कोई सवाल है? शंकर ने रुद्र के शांत चेहरे को देखकर पूछा। आखिर अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो इस स्थिति में इतना शांत नहीं रहता, लेकिन रुद्र ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे कुछ पूछना नहीं है, आप अपना काम कीजिए। मैं आपकी लीगल टीम की जांच में सहयोग करूंगा, रुद्र ने हल्के स्वर में कहा। ठीक है, शंकर ने सिर झुकाया और फिर मुड़कर चला गया। शंकर को जाते देख निहाल की आंखों में एक झलक मायूसी दिखाई दी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर रुद्र, आपको मिस्टर शंकर को सब कुछ समझाना चाहिए। आखिरकार आपने कल रात अपनी पहचान उजागर करने के पीछे एक वजह थी। अगर आप मिस्टर शंकर से अभी बात करें तो शायद एक मौका बन जाए। लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि ये वकील किसी का पक्ष नहीं लेंगे? रुद्र ने शांत स्वर में कहा। निहाल ने रुद्र की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने लाचार होकर एक लंबी सांस ली। वो नहीं जानता था कि अब क्या बोले। रुद्र ने देखा कि निहाल चुप है तो वह सोफे पर बैठकर आंखें बंद करके आराम करने लगा। कुछ ही देर में आधा घंटा बीत गया।